पार्ट 3 चैप्टर 31 तने का तापसी को अपने साथ लेकर जाना। तभी माही की नजर भी ऊपर खड़े तने पर चली जाती है, जिसके चेहरे पर अभी एक सिकन तक नहीं थी, जैसे उन्हें इस न्यूज से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तापसी को इस तरह से जाते हुए देखकर नीलिमा कहती है, लो फिर शुरू हो गई इन मैडम की नौटंकी। दिन में तापसी अपने रूम में होती है। तने जब तापसी को सुबह के बाद पूरे घर में कहीं नहीं देखता तो वो खुद तापसी के रूम में आता है। तापसी जो अपने रूम की विंडो के पास खड़ी थी, अपने दरवाजे पर नॉक होता देखकर वो दरवाजे की तरफ देखती है और कहती अंदर आ जाओ। तने उसके रूम में आता है। तापसी तने को अपने रूम में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो वो एकदम से हैरान रह जाती है। तने उसे देखते हुए कहता है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, चलो। ये बोल तने वापस मोड़ता ही है कि तभी तापसी कहती है, चलो पर कहाँ चलो। तने तापसी की बात पर उसे घूरते हुए देखता है। तभी पीछे से दादी की आवाज आती है, अरे तने तू गया नहीं पुत्र। तने दादी की तरफ देखता है पर कुछ कहता नहीं है। फिर दादी तापसी की तरफ देख करके कहती है, तापसी बेटा तू तैयार नहीं हुई अभी तक। तापसी, तैयार? हम कहीं जा रहे हैं क्या दादी? ये सुनकर दादी तने की तरफ देखकर कहती है, अरे तूने बताया नहीं इसे। फिर दादी खुद के सर पर चपत लगाते हुए कहती है, अरे मैं भी किन्हीं बेवकूफ हूं, मेरा तने भला कब से इतना बोलने लगा। फिर दादी तापसी से कहती है, वो पुत्र मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी सिम्मी और उसके बच्चे आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ सामान मंगाया है। वैसे तो मैंने ड्राइवर से कहा था, पर अब मेरा तने खुद जा रहा है तो तू भी इसके साथ चली जा। ये तो अपने काम में सब कुछ भूल जाता है, तो तू उसे सब कुछ याद दिलाती रहना। तापसी तने के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो दादी को ना भी नहीं कह सकती थी, इसीलिए वो तने से कहती है, आप चलिए, मैं बस अभी आए। तने तापसी की बात सुनकर वहां से चला जाता है। दादी तने को जाता हुआ देखकर कहती है, पता नहीं मेरे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मुझे कब मिलेगी। तापसी दादी की बात सुनकर अपने मन में ही कहती है, पता नहीं दादी, जिस दिन ये मुस्कुरा गए उस दिन कहीं इस पूरी दुनिया में हड़कंप ना मच जाए। नीचे आकर तने अपनी गाड़ी के पास आकर एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर पीने लगता है। फिर वो ड्राइवर के सामने अपना हाथ आगे करता है। ये देखकर ड्राइवर समझने की कोशिश करता है कि तने क्या कहना चाहता है। तने उसे घूरते हुए कहता है, गिव मी द कार कीज। ड्राइवर जल्दी से चाबी तने को देते हुए वहां से एक किनारे हट जाता है। तने को जब तापसी आते हुए दिखती है, तो वो अपनी सिगरेट नीचे फेंक कर उसे मसलते हुए तापसी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। ये देखकर सभी गार्ड्स और ड्राइवर काफी हैरान रह जाते हैं। तने के इस स्वीट जेस्चर को देखकर तापसी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जो उसे लगता है कि तने ने नोटिस नहीं करी। पर उसे क्या पता था कि जब से तापसी उसके सामने आई थी, तब से तो उसने उसके हर एक हाव भाव को नोटिस किया था, या ये कहें कि बस उसी को ही नोटिस किया था। तने तापसी को बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है। वो एक नज़र तापसी की तरफ देखकर पूरा उसकी तरफ झुक जाता है। ये देखकर तापसी एकदम से हड़बड़ा जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? फिर उसे एहसास होता है कि तने उसकी सीट बेल्ट लगा रहा था। इस वक्त तने उस पर पूरी तरह से झुका हुआ था। तने के गाल हल्के से तापसी के गालों से टच हो रहे थे। तने की हल्की बियर्ड शेव थी, जो तापसी को अपने सॉफ्ट गालों पर महसूस हो रही थी। तने तापसी की सीट बेल्ट लगाकर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तने के वापस अपनी जगह पर जाने से तापसी अब जाकर सांस लेती है, जो उसने अब तक रोक कर रखी थी। तने भी ये फील कर पा रहा था। तापसी आज इस घर से दूसरी बार बाहर निकल रही थी। पिछली बार वो अकेले ही गई थी, पर इस बार तने उसके साथ था। ये सब सोचकर तापसी थोड़ा घबरा भी रही थी, जिससे वो अपनी सीट बेल्ट कसकर पकड़ लेती है। तने अपनी कार स्टार्ट करता है और उसकी गाड़ी वहां से आगे बढ़ती है। तने की गाड़ी निकलते ही उसके पीछे कहीं गाड़ियां और निकल जाती है। तापसी पीछे मुड़कर देखती है। उसने पहले भी कई बार तने को घर से निकलते हुए देखा था, तब भी ये सारी गाड़ियां तने की गाड़ी के पीछे ही रहती थी। तापसी उन गाड़ियों को देखकर तने की तरफ देखती है। तने ड्राइव करते हुए ही कहता है, पूछो। तापसी ये सुनकर हैरान होते हुए कहती है, जी आपको कैसे पता कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ?
तने अब कुछ नहीं कहता। उसे कुछ ना बोलता देखकर तापसी आगे कहती है, वो ये जो आपके पीछे इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये क्या हर वक्त आपके साथ रहते हैं? तने तापसी की बात सुनकर बस हम्मम में जवाब देता है। कुछ देर में तापसी और तने एक मॉल में पहुंचते हैं। तने गाड़ी से एक मास्क निकालकर अपने मुंह में लगा लेता है। तापसी ये देखकर मुस्कुरा कर धीरे से कहती है, इनकी शक्ल इतनी बुरी भी तो नहीं है जो ये उसे हमेशा से छुपा कर रखते हैं। तापसी को लगता है कि उसने ये बात इतनी धीरे बोली कि तने ने कुछ भी सुना ही नहीं। पर तने के कान इतने तेज थे कि उसने तापसी की पूरी बात साफ साफ सुनी थी। तने गाड़ी से बाहर निकलकर तापसी की तरफ जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और तापसी की सीट बेल्ट खोलकर उसे गाड़ी से बाहर आने का इशारा करता है। तापसी गाड़ी से बाहर आ जाती है। सामने एक बहुत बड़ा मॉल था। तने और तापसी उस मॉल के अंदर जाते हैं। तापसी तने के आगे अपने हाथ बढ़ाते हुए कहती है, लाइए दीजिए। तने तापसी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट? तापसी, अरे दादी के सामान की लिस्ट दीजिए। पहले मुझे देखने तो दीजिए कि दादी ने क्या क्या सामान मंगाया है। तापसी की बात सुनकर तने अपनी पॉकेट से एक लिस्ट निकाल तापसी के हाथों में ले दे देता है। तापसी उस लिस्ट को देखते हुए कहती है, पहले तो ये घर का छोटा मोटा सामान है, इसे ही ले लेते हैं। ये बोल तापसी उन सामान को लेने के लिए उसी तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर में वो सारा सामान ले लेती है। तने तापसी से वो सारा सामान लेकर गार्ड्स को दे देता है। फिर तापसी कुछ ड्रेस देखने के लिए एक शॉप में जाती है। वहां पर जितनी भी सेल्स गर्ल्स थी वो सब तने को ही देख रही थी। तापसी उनमें से एक लड़की से कहती है, एक्सक्यूज मी, कैन यू शो मी सम ड्रेसेस? वो लड़की सिर्फ तने को ही देखे जा रही थी। जब तापसी उस लड़की को तने को ऐसे देखते हुए देखती है तो वो भी चीढ़कर तने की तरफ देखती है। तापसी को लगा था कि जब वो लड़की इतना इंटरेस्ट लेकर तने को देख रही है तो तने भी जरूर उसी को ही देख रहा होगा। पर जब तापसी अपने सामने खड़े उस हैंडसम इंसान को देखती है तो हैरान हो जाती है। चैप्टर 32। वो लड़की सिर्फ तने को ही देखे जा रही थी। जब तापसी उस लड़की को तने को ऐसे देखते हुए देखती है तो वो भी चीढ़कर तने की तरफ देखती है। तापसी को लगा था कि जब वो लड़की इतना इंटरेस्ट लेकर तने को देख रही है तो तने भी जरूर उसी को ही देख रहा होगा। पर जब तापसी अपने सामने खड़े उस हैंडसम इंसान को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि तने तापसी को देख रहा था। तापसी की नजरें तने से मिल जाती है। तने की नजर में इस वक्त तापसी को खुद का अक्स नजर आ रहा था। तापसी अपनी नजर तने से हटाकर वापस उस लड़की की तरफ करती है और कहती है, हेलो मैडम, क्या आप मुझे कोई ड्रेस दिखा सकती हैं? तापसी ने ये बात थोड़ा जोर से बोली थी जिससे वो सेल्स गर्ल उसकी तरफ देखती है और कहती है, जी आइए, मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। तापसी एक के बाद एक कई ड्रेस देखती है और उनमें से कुछ सेलेक्ट भी कर लेती है। तने एक चेयर पर आराम से बैठकर अपने फोन पर अपनी मेल्स चेक कर रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र तापसी के ऊपर जाती, फिर वो वापस से अपने फोन में देखने लगाता। एक सेल्स गर्ल जो काफी देर से तने को ही देख रही थी, वो उसे इतनी देर से एक तरफ अकेला बैठा हुआ देखकर अच्छा मौका समझकर उसके पास जाने की सोचती है। वो जल्दी से अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देती है जिससे उसके सीने के उबार साफ साफ नजर आ रहे थे। वो अपने बालों को ठीक कर कुछ लटें निकालकर तने के पास जाती है और मुस्कुरा कर उसके आगे थोड़ा झुक कर कहती है, सर आप भी कुछ देखना चाहेंगे? तने जो अपने फोन पर ही देख रहा था वो उस लड़की के बोलने के बाद भी उसी तरह बैठा हुआ अपने फोन को ही देख रहा था, मानो जैसे उसने कोई आवाज सुनी ही ना हो। वो लड़की जब देखती है कि तने ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो अपनी स्माइल और बड़ी करते हुए कहती है, सर हमारे उस सेक्शन में मेंस के भी बहुत अच्छे अच्छे सूट्स रखे हुए हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? उस लड़की की बात का इस बार भी तने कोई जवाब नहीं देता। वो अभी भी आराम से अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे अपने फोन को ही देख रहा था। तभी तापसी की खिलखिलाकर हंसने की आवाज तने के कानों में पड़ती है। तने अपनी नजर फोन से उठाकर तापसी की तरफ देखता है। उसके सामने झुकी हुई वो सेल्स गर्ल जब ये देखती है तो बुरी तरह से तापसी को देखकर चीढ़ जाती है। तने की नजर जब सामने तापसी पर जाती है तो वो एक छोटे से बच्चे के साथ खेलते हुए हंस रही थी। तने ने जब से तापसी को देखा था या जब से वो उससे मिला था
तब से उसने आज तापसी को इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। तने की नज़र तो बस तापसी पर ही टिकी हुई थी। तभी तने देखता है तापसी उस बच्चे को अपनी गोद में ले रही है। ये देखकर तने अपनी जगह से उठकर अपने सामने झुकी उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर वहां से वापसी की तरफ बढ़ जाता है। और इससे पहले कि वो बच्चा तापसी की गोद में आता, तने तापसी को अपनी तरफ खींच लेता है। तापसी और वो सामने खड़ी उस बच्चे की मां तने की इस हरकत से एकदम से दंग रह जाती है। तापसी सीधा तने के सीने से जाकर लग जाती है। वो अपना सर ऊपर कर तने को देखती है तो तने उसे घूरते हुए कहता है, देर हो रही है, जल्दी चलो। तापसी जल्दी से तने से थोड़ा दूर होकर कहती है, जी जो ड्रेस मैंने ली है मैं उसे पैक करने के लिए कह देती हूँ। ये बोल तापसी मुड़ने के लिए होती ही है कि तभी तने तापसी का हाथ पकड़कर कहता है, चलो यहाँ से। ये बोल तने तापसी को वहां से लेकर उसे शॉप से बाहर चला जाता है। तापसी तने से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, और आप मुझे इस तरह से खींचकर क्यों ले जा रहे हैं। तापसी ये सब बोले जा रही थी, पर तने पर तो मानो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तापसी तने के हाथ पर अपने पूरे नेल्स चुभा देती है ताकि वो उसका हाथ छोड़ दे, पर तने की पकड़ तो उसके हाथ पर अभी भी उतनी ही मजबूत थी। तापसी के अब आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। तने जब तापसी को सुबकते हुए सुनता है तो वो पलटकर तापसी की तरफ देखता है। तापसी की आंखों से आंसू निकलते देखकर तने अपनी जगह पर ही रुक जाती है और उसकी पकड़ तापसी के हाथों पर हल्की हो जाती है। तापसी तने से अपने हाथ छुड़वाते हुए अपने हाथ को देखती है जो पूरा लाल हो चुका था और उस पर तने के हाथों के निशान भी नजर आ रहे थे। तापसी अपनी नम आंखों से तने की तरफ देखकर कहती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। मैं एक इंसान हूं, कोई जानवर नहीं, जो आप मुझे इस तरह से खींचकर अपने साथ ऐसे बाहर लेकर जा रहे थे। ये बोलकर तापसी भागकर वहां से चली जाती है। तने तापसी को जाता हुआ देख रहा था, पर उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कुछ देर बाद तने अपनी गाड़ी में बैठता है, जहां तापसी पहले ही आकर बैठ चुकी थी। तापसी की तरफ देखकर फिर से उसकी सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके ऊपर झुकता है। तभी तने की नज़र तापसी के हाथों पर जाती है, जहां पर उसकी उंगलियों के निशान साफ नजर आने लगे थे। तने आगे कार का ड्रॉ खोलकर उसमें से एक ट्यूब निकलता है और तापसी के हाथ को आगे कर उस पर लगाने लगता है। तापसी तने को ये सब करता हुआ देख रही थी। तने जब तापसी के पूरे हाथ पर वो क्रीम लगा देता है फिर उसे वापस रख वो अपनी कार स्टार्ट करता है। तने और तापसी पूरे रास्ते चुप रहते हैं। जब वो घर पहुंच जाते हैं तो तापसी बिना कुछ बोले गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा अंदर चली जाती है। तने तापसी को जाता हुआ देखता है जब तक कि वो अंदर नहीं चली जाती। तापसी के अंदर जाते ही तने अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। अगले दिन पूरे घर में दादी ने सभी सर्वेंट को काम पर लगा रखा था। शाम को उनकी बेटी जो आने वाली थी, निहारिका और नीलिमा ये सब ऊपर खड़े होकर देख रही थी। निहारिका मुस्कुराकर नीलिमा से कहती है, वैसे मुझे लगता है कि तुम भी अपनी ताई सास के साथ हाथ बटाने के लिए जाना चाहिए। आखिर तुम्हारी नंद जो आ रही है। नीलिमा ये सुनकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, काहे कि नंद अब जितने दिन वो यहाँ रहेगी उसकी बस जी हुजूरी ही करनी पड़ेगी। निहारिका नीलिमा की बात सुनकर कहती है, बस कुछ वक्त का इंतजार और कर लो नीलू, एक बार मेरी सोनिया ठीक हो जाए फिर मैं एक ऐसा जाल फेंकूंगी कि उसे इस घर की बहू बनने से दादी तो क्या, खुद तने भी नहीं रोक पाएगा। उसके बातों में किसी की जी हजूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बोलकर वो नीलिमा की तरफ देखती है और दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए एक शातिर मुस्कान देते हैं। दूसरी तरफ माही और तापसी ने मिलकर दादी की बेटी और पोता पोती का पूरा रूम सेट कर दिया था। दादी जब उन रूम्स को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सच में वो रूम्स काफी सुंदर लग रहे थे। अब बस इंतजार था तो आने वाले उन मेहमानों का। चैप्टर 33। शाम को दादी बेसब्री से बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। तापसी उन्हें उनका जूस देती है तो दादी जूस का गिलास तापसी से लेते हुए कहती है, तापसी पुत्तर जरा ओ साहिल निक्कमे को फोन करके तो पूछ कि इतनी देर हो गई और वो अभी तक आया क्यों नहीं उन्हें लेकर।
तापसी मुस्करा कर कहती है, दादी मैं पिछले 2 घंटे से उन्हें 20 बार फोन कर चुकी हूँ। उन्होंने कहा है कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं। दादी, ये नशपिटा जल्दी जल्दी गाड़ी भी नहीं चला सकता। ये लड़का भी ना किसी भी काम का नहीं है। दादी को WW तरह से बेसब्र होता हुआ देखकर नीलिमा और निहारिका एक दूसरे को देखते हैं। निहारिका नीलिमा के कान में धीरे से कहती है, ये बुढ़िया भी न अपनी बेटी के आने की खुशी में एकदम बावली होती जा रही है। तभी साहिल अपने दोनों हाथ में 2 सूटकेस और कंधे में एक बैग लटकाकर बेचारा किसी कुली की तरह अंदर आ रहा था। उसे इस तरह से अंदर आता हुआ देखकर तापसी और माही को हंसी आ जाती है। उन दोनों को हंसते हुए देखकर साहिल मुंह बनाकर कहता है, क्या क्या खी 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 कर रही हो तुम दोनों? जाओ तुम भी बाहर जाओ, बुआ जी का और भी बहुत सारा सामान है बाहर, उसे भी अंदर लेकर आओ। साहिल की बात सुनकर तापसी एकदम से हंसना बंद करते हुए अपना गला साफ करते हुए कहती है, आई थिंक मैंने किचन में गैस के ऊपर कुछ रखा हुआ है, मैं देख कर आती हूँ। ये बोल तापसी जल्दी से किचन की तरफ भाग जाती है। माही उसे ऐसे जाते हुए देखकर फिर साहिल की तरफ देखती है। साहिल एक स्माइल करते हुए माही से कहता है, तुम्हें भी कुछ काम होगा ना किचन में? माही, वो हाँ, मैंने भी शायद कुछ बनाने के लिए गैस पर रखा हुआ था, मैं भी जाकर देखकर आती हूँ। साहिल अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ जाओ जाओ तुम भी देखकर आओ, कहीं तुम्हारे अभी तुरंत गैस न बंद करने की वजह से इस घर में कहीं आग ही न लग जाए। साहिल का इतना बोलना ही था कि दादी उसके पीठ पर जोर से एक चपत मारते हुए कहती है, अरे खस्मा नू खानिया, आग लगे मेरे दुश्मन के घर में और कीड़े पड़े तेरे मुंह पर, जो तू अपने इस मनहूस मुंह से ऐसी बात निकाल रहा है। अब बता कहाँ है मेरी सिम्मी? तू खुद तो ऐसे किसी गधे की तरह सामान से लदकर घर के अंदर घुस गया, पर वो लोग कहाँ हैं जिनका ये सामान है? साहिल रोने सा मुंह बनाकर कहता है, दादी एक तो मैं सामान लेकर आ रहा हूं, ऊपर से आप मुझे गधा बोल रही हो। तभी पीछे से आवाज आती है, माँ क्यों बेचारे साहिल की क्लास लगा रही हो, हम सब तो यहाँ है आव। उस आवाज को सुनकर दादी पीछे पलट कर देखती है तो वहां पर 35 से 40 साल की एक औरत खड़ी होती है, जिसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। दादी उस औरत को देखकर खुश होते हुए कहती है, सिम्मी। वो और दादी के पास आकर उनके गले लग जाती है। तभी पीछे से एक 20 से 21 साल की लड़की और 24 से 25 साल का लड़का भी अपने हाथ में कुछ सामान लेकर अंदर आए रहे थे। नीलिमा और निहारिका ये देखकर हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखती है। फिर निहारिका नीलिमा से कहती है, नीलिमा इन लोगों के सामान को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए यही बसने आ रहे हैं। निहारिका की बात सुनकर नीलिमा कहती है, अरे शुभ शुभ बोलो निहारिका, कहीं तुम्हारी काली जुबान सच ही गई तो। चैप्टर 34 निहारिका की बात सुनकर नीलिमा कहती है, अरे शुभ शुभ बोलो निहारिका, कहीं तुम्हारी काली जुबान सच हो गई तो। सिमरन अपनी माँ के गले लगते हुए कहते हैं, मैंने आपको बहुत मिस किया माँ। दादी भी खुश होते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, मैंने भी पुत्र। तभी वो दोनों बच्चे भी सारा सामान वहीं पर रखकर कहते हैं, और हमने भी आपको बहुत मिस किया नानी। ये बोलकर वह दोनों भागकर दादी के गले लग जाते हैं। उन दोनों को देखकर कहती है, अक्षत किंजल मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी माँ से भी ज्यादा याद किया। फिर अक्षय और किंजल दादी से अलग होकर माही की तरफ देखते हैं। माही उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है। किंजल माही के गले लगते हुए कहती है, ओ थैंक गॉड माही तुम यहीं हो, वरना मैं तो पूरे रास्ते यही सोच सोच के पागल हो रही थी कि अगर तुम घर पर नहीं होगी तो मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी। किंजल की बात सुनकर साहिल कहता है, वैसे किंजल तुम्हें ये सब सोच सोच कर पागल होने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये काम तो पहले से ही भगवान ने कर रखा है, तुम्हें ऑलरेडी पहले से पागल बनाकर इस दुनिया में भेजा है। साहिल की बात सुनकर किंजल उसे घूरते हुए कहती है, लगता है तुम्हें और सामान लाने की जरूरत है बाहर से, क्योंकि खाली ऐसे ही खड़े रहकर आई थिंक तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो। उन सब की बातें सुनकर सिम्मी कहती है, अरे अब बस भी करो, तुम दोनों आते ही बस शुरू हो जाते हो।
तभी सिम्मी की नजर निहारिका और नीलिमा पर जाती है। उन दोनों को वहां देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो दोनों सिम्मी को अपनी तरफ देखता देखकर एक बड़ी सी स्माइल करते हुए उसके पास जाकर उससे मिलते हुए कहते हैं, सिम्मी कितने टाइम बाद देखा तुम्हें, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सिम्मी भी एक बनावट सी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ, वो तो आप दोनों की शक्लों को देखकर पता ही लग रहा है। सिम्मी की बात सुनकर निहारिका और नीलिमा के फेस से एकदम स्माइल गायब हो जाती है। तभी तापसी किचन से माही को आवाज देते हुए बाहर आती है, माही वो दादी की दवाइयाँ कहाँ है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े 3 लोगों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो अपनी जगह पर ही रुक जाती है। तापसी की आवाज सुनकर अक्षय, किंजल और सिम्मी भी उसकी तरफ देखते हैं। किंजल तापसी को देखते हुए माही से कहती है, ये इतनी खूबसूरत लड़की हमारे घर में क्या कर रही है माही। तभी अक्षत तापसी को देखते हुए ही कहता है, खूबसूरत नहीं, बेहद खूबसूरत लड़की बोल पागल। अब दादी उन सब से कहती है, ये तापसी है मेरी केयरटेकर। अक्षत तापसी को देखते हुए अपने मुंह के अंदर बुदबुदाता है, तापसी, व्हाट अ ब्यूटिफुल नेम। साहिल अक्षय के मुंह से ये सुनकर अपना गला साफ करते हुए धीरे से कहता है, अक्षत भाई होश में आ जा, और तापसी से जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहना। अक्षत साहिल की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, उसमें तुम भी इंटरेस्टेड हो क्या। साहिल कुछ कहता तभी तापसी उन सब के पास आकर सिम्मी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। सिम्मी स्माइल करके अपना सर धीरे से हिला देती है। तभी किंजल तापसी के सामने अपने हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ही मैं किंजल। तापसी मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, तापसी। किंजल तापसी का हाथ छोड़ के उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, यार तापसी, वैसे तो बहुत खूबसूरत नाम है, पर कुछ ज्यादा ही लंबा लगता है, तो इसलिए इफ यू डोंट माइंड अगर मैं तुम्हें ताशी कहकर बुलाऊं तो। इतने दिन बाद खुद के लिए ताशी नाम सुनकर तापसी की आंखें थोड़ा नम हो जाती है। तापसी की आंखों में नमी देखकर अक्षत कहता है, अरे अरे, तुम रो तो मत प्लीज। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो किंजल तुम्हें ताशी नहीं तापसी कहकर ही बुलाएगी। तापसी जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे ताशी कहकर बुला सकती है। किंजल खुश होते हुए कहती है, ओ ये हुई ना बात, अब चलो तुम और माही मेरे साथ मेरे रूम में चलो। फिर किंजल साहिल की तरफ देखकर कहती है, और तुम मेरा सारा सामान मेरे रूम में पहुंचा दो। साहिल किंजल की बात सुनकर अपना सर झुकाकर कहता है, जी मालकिन। ये सुनकर किंजल मुस्कुराते हुए माही और तापसी को लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। आज के पूरे दिन घर में काफी मस्ती मजाक होता रहा। जहां एक तरफ सब मस्ती कर रहे थे, वहीं निहारिका और नीलिमा ये सब देखकर गुस्से से जल भून रहे थे। नीलिमा चिढ़ते हुए कहती है, पता नहीं ऐसा क्या है इन दोनों नौकरानियों में जो ये सिम्मी की बेटी इनके आगे पीछे ऐसे घूम रही है, वरना मेरी निक्की के साथ तो ये सीधे मुंह बात भी नहीं करती। रात को डिनर के बाद किंजल, माही, तापसी, अक्षत और साहिल बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। अक्षत तापसी से कहता है, वैसे तापसी, तुम पढ़ी लिखी तो काफी अच्छी लगती हो, तो तुमने ये केयर टेकर का जॉब ही क्यों चुना अपने लिए। तापसी अक्षत का सवाल सुनकर थोड़ा हड़बड़ा जाती है और कहती हूँ, वो मैं बस ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है। तभी किंजल कहती है, अरे अक्षत, तुम्हें क्या करना है उसकी जॉब से, ये उसकी खुद की मर्जी है कि उसे क्या जॉब करनी है, तुम ज्यादा उसकी लाइफ की आंटी मत बनो। फिर वो साहिल की तरफ देखकर कहती है, वैसे साहिल, तने भाई कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दिए। साहिल कुछ कहता तभी तापसी कहती है, जरूर किसी की जिंदगी नर्क बनाने में लगे होंगे। तापसी को लगा था कि उसने ये बात काफी धीरे बोली है, पर वहां पर बैठे हर इंसान ने उसके मुंह से ये बात सुन ली थी। ये बोलकर तापसी अपना सर झटक कर उन सब की तरफ अपना सर उठाकर देखती है, तो वो सब उसे अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले देख रहे थे। ये देखकर तापसी अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी किंजल कहती है, तुमने अभी अभी क्या कहा। तापसी कुछ सोचते हुए कहती है, क्या क्या बोला मैंने। किंजल, तुमने बोला कि तने भाई किसी की जिंदगी नर्क बनाने में लगे होंगे। ये सुनकर तापसी जो पानी पी रही थी, एकदम से उसके मुंह से वो पानी बाहर निकल जाता है। तभी वहां पर किसी के आने की आहट होती है। वो सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहां से तने आ रहा था।
तनय को देखते ही तापसी को छोड़कर उन सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी तनय की नजर भी उन सब पर जाती है। ये देखकर किंजल जल्दी से साहिल के पीछे छुप जाती है। साहिल ये देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, अभी तुम ही तो याद कर रही थी अपने तनय भाई को। देखो तुमने शैतान को याद किया और शैतान हाजिर हो गया। किंजल धीरे से कहती है, इतनी शिद्दत से भी याद नहीं किया था कि ये सीधा सामने ही आ गए। तनय को देखकर अक्षत मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर कहता है, तनय भाई कैसे हो तुम। तनय अक्षत को देखकर कुछ नहीं कहता, फिर तापसी को देखता है और कहता है, कॉफी। तापसी ये सुनकर एकदम से कहती है, क्या इतनी रात को कॉफी पिएंगे आप। अरे अभी तो डिनर का टाइम है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, आपका डिनर लगा देती हूँ। तनय तापसी की बात सुनकर कुछ नहीं कहता और वहां से अंदर की तरफ चला जाता है। वही तापसी को ये सब बोलता देखकर वो भी तनय से, अक्षत और किंजल की तो आंखें बड़ी हो जाती है। वो भी कोई ऐसी वैसी बड़ी नहीं, उनकी आंखें तो इतनी बड़ी हो गई थी कि उनकी आंखों की पूरी गोटियां ही बाहर निकलने को आई थी। तनय के वहां से जाते ही तापसी उन सब से कहती है, मैं तनय सर का खाना उनके रूम में देकर आती हूँ। ये बोलकर तापसी वहां से चली जाती है। किंजल जो ये सब देखकर नीचे गिरने ही वाली होती है, साहिल उसे संभालता है और कहता है, अरे आराम से। किंजल तापसी को जाते हुए देखती है और कहती है, मुझे कोई पपिंच करो यार, मुझे लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूं, वो भी इतना खतरनाक वाला। साहिल किंजल को ठीक से खड़े करते हुए कहता है, ये सपना है यार किंजल, बल्कि सच है। चैप्टर 35। साहिल किंजल को ठीक से खड़े करते हुए कहता है, ये सपना नहीं है यार किंजल, बल्कि सच है। किंजल ये सुनकर कहती है, अरे रोको रोको, कोई उस पगली को और जाकर उसे बताओ कि मेरा भाई सिर्फ देखने के लिए ही सुपर हॉट हैंडसम है, बाकी तो वो अंदर से पूरा बीस्ट है, बीस्ट। माही ये सुनकर किंजल से कहती है, तुम ये क्या कह रही हो। किंजल, अरे मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना। माही मैं नहीं चाहती कि जो स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट की मैंने अपने बचपन में सिर्फ सुनी है वो अब इस जवानी में अपने सामने होते हुए देखो। साहिल किंजल की बात पर हंसते हुए कहता है, बचपन में सुनी थी। अरे तुम्हारा बचपन अभी पूरी तरह से खत्म ही कहाँ हुआ है जो तुम जवानी की बात कर रही हो। किंजल साहिल की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, पहले तुम अपनी आंखों का जाकर टेस्ट करवाओ अंकल, जिससे तुम्हें चीजें तुम्हें साफ साफ नजर आए। साहिल जो अब तक मुस्कुरा रहा था वो किंजल के मुंह से खुद के लिए अंकल सुनकर एकदम से हंसना बंद कर देता है और चीरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। किंजल मुस्कुराते हुए अपने बालों को झटकते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, लगता है तुम्हें अपने आंखों के साथ साथ अपने कानों का भी टेस्ट करवाने की भी जरूरत है। साहिल ये सुनकर अक्षत से कहता है, अक्षत तुम अपनी इस मुंहफट बहन मुंह बंद करवाओ, वरना मैं इसके साथ क्या घर जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। दूसरी तरफ तनय अपने रूम में खड़ा विंडो से बाहर देख रहा था, उसके हाथ में एक सिगरेट जल रही थी। तभी तापसी उसके दरवाजे को नोककर उसके रूम में आती है। उसके हाथ में एक खाने की ट्रे थी, वो उस ट्रे को वही टेबल पर रखते हुए कहती है, आपका डिनर ले आई हूँ। ये बोलकर वो तनय की तरफ देखती है तो थोड़ा चीरते हुए कहती है, ये क्या है, आप दिल से पहले स्मोक कर रहे हैं। ये बोल वो तनय की तरफ बढ़ जाती है और उसके हाथ से वो सिगरेट लेकर नीचे फेंक देती है। तनय तापसी को ये सब करते हुए बहुत ध्यान से देख रहा था। तापसी तनय की तरफ देखकर उससे कहती है, साहिल जी बता रहे थे कि आपने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो चलिए चलकर खाना खा लीजिए। ये बोल तापसी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ती है, तभी तनय तापसी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे तापसी सीधा तनय के सीने से जाकर लग जाती है। तनय के इस तरह अचानक खींचने से तापसी हैरानी से तनय की तरफ देखती है। तनय तापसी की कमर पर अपने दोनों हाथ को रखते हुए उसे अपने और करीब खींचकर कहता है, मेरी इतनी फिक्र क्यों। तापसी तनय की बात सुनकर कहती है, थोड़ा हिचकिचते हुए कहती है, वो मैं मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही थी, वो तो दादी ने कहा था तो मैं इसलिए। ये बोलकर तापसी चुप हो जाती है, क्योंकि तनय की नजरों की तपिश उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तनय तापसी को इस तरह से चुप होता देखकर उससे कहता है, 1 घंटे बाद तैयार रहना, हमें कहीं जाना है।
ये बोलकर वो तापसी को छोड़ देता है और खुद वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तापसी उसके छोड़ते ही हैरानी से तने को जाता हुआ देखकर खुद से कहती है, 1 घंटे बाद। अरे 1 घंटे बाद तो आधी रात हो जाएगी, और आधी रात को तो सिर्फ भूत ही बाहर घूमते हैं। फिर वो कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, पर ये भी कौन सा किसी भूत से कम है। तने वॉशरूम के अंदर शॉवर ले रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर अपने ही मन में कहता है, सुकून बनने लगी हो तुम मेरा, वो सुकून जिसे मैं ना जाने कब से महसूस करना चाहता था। अब तुम्हें मेरे लिए हमेशा मेरे आसपास ही रहना होगा। 1 घंटे बाद तने नीचे हॉल के मेन डोर के पास टेक लेकर खड़ा था। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पहनी हुई थी। वो अपनी घड़ी पर देखते हुए सामने की तरफ देखता है। तभी तापसी भी नीचे आ जाती है। उसने इस वक्त एक वाइट टी शर्ट और नीचे से एक ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वो नीचे आकर एक बार पूरे घर में नजर घुमाती है और कहती है, चलिए कहाँ चलना है। तने उसकी तरफ देखकर बिना कुछ कहे सीधे बाहर चला जाता है। तापसी उसे इस तरह से जाता देखकर कहती है, अरे बड़े अजीब आदमी है। जब मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है और अपना ये मुंह ही नहीं खोलना था, तो मुझे साथ लेकर जा ही क्यों रहे हैं। पता नहीं क्या चलता रहता है इनके दिमाग में। ये बोलकर तापसी तने के पीछे पीछे चल देती है। तने तापसी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो तापसी मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोलते हुए अंदर बैठ जाती है। तने उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर कुछ पल वैसे ही उसे देखकर फिर दरवाजा बंद कर देता है। तने दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है। तने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, उसके सारे गार्ड्स भी पीछे गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। तने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ गाड़ी की विंडो से बाहर निकालकर उन्हें कुछ इशारा करता है, जिसका मतलब था कि उसके पीछे किसी को भी नहीं आना है। तने के इशारे को समझकर गार्ड्स गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते और तने की गाड़ी घर से बाहर निकल जाती है। तापसी आराम से बैठकर उस शहर की जगमगाहट को देख रही थी। कुछ टाइम से तो वो बाहर की दुनिया कैसी होती है ये भूल ही गई थी, पर अभी 2 बार वो तने की वजह से उसके साथ उस घर से बाहर निकली थी, वो भी बिना किसी डर के। तने तापसी के चेहरे की उस खुशी को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। तापसी पलटकर तने की तरफ देखती है तो तने का सारा ध्यान गाड़ी ड्राइव करने पर था। ये देखकर तापसी मुंह बनाकर वापस से विंडो की तरफ ही देखने लगती है। उसे लगा था कि तने तो उस पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, पर उसे क्या पता था कि तने का तो सारा उसी पर ही है। तने ने ये नोटिस किया था कि ताओसित घर से बाहर कहीं नहीं जाती है। जब वो उस दिन घर से बाहर निकली थी तो उसका छोटा सा ही सही कर एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए तने तपासी को अपने साथ बाहर लेकर आया था, क्योंकि कल वो पूरे 1 हफ्ते के लिए देश से बाहर जा रहा था। और एक रीजन ये भी था कि तने तापसी के साथ थोड़ा टाइम अकेले में भी बिताना चाहता था। कुछ देर बाद वो लोग एक चट्टान पर पहुंचते हैं। तने गाड़ी रोककर खुद गाड़ी से बाहर आकर तापसी के लिए दरवाजा खोलता है। तापसी बाहर आकर इधर उधर देखती है तो वो एक सुनसान जगह थी। तने तापसी के सामने आकर उसे कमर से पकड़कर गाड़ी के बोनट के ऊपर बिठा देता है। तने के ये सब करने से तापसी थोड़ा हड़बड़ा जाती है, पर तने उसे बैठा कर उसके बगल में ही खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। सामने समुद्र की आवाज के साथ पूरे शहर की लाइट भी पानी में जगमगा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे जुगनू चमक रहे हो। तापसी इस नज़ारे को देख रही थी और तने तापसी को। चैप्टर 36। तने के ये सब करने से तापसी थोड़ा हड़बड़ा जाती है, पर तने उसे बैठा कर उसके बगल में ही खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। सामने समुद्र की आवाज के साथ पूरे शहर की लाइट भी पानी में जगमगा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे जुगनू चमक रहे हो। तापसी इस नज़ारे को बहुत ध्यान से देख रही थी और तने तापसी को अपनी पलकें झपकाए देखे जा रहा था। वो दोनों चुपचाप अपनी अपनी आंखों के सुकून को अपनी आंखों में बसाकर खुद को पुरसुकून कर रहे थे। उस जगह पर ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे तापसी के बाल उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे और तापसी अपने हाथों को भी आपस में रगड़ रही थी। तने ये देखकर वहां से कार की बैक सीट की तरफ जाता है और पीछे से अपना ब्लेजर लेकर तापसी के कंधे पर डालता है। तापसी तने के ऐसा सा करने से उसकी तरफ देखती है
तने तापसी को अभी ठीक से अपने ब्लेजर से कवर कर रहा था ताकि उसे ठंड ना लगे। तापसी तनय को ये सब करते हुए बहुत ध्यान से देख रही थी। तनय को जब यकीन हो जाता है कि उसने तापसी को ठीक से कवर कर लिया है और अब उसे ठंड नहीं लग रही, तो वो तापसी की तरफ देखता है। तापसी इस वक्त गाड़ी के बोनट पर बैठी हुई थी और तनय उसके सामने खड़ा था। तनय तापसी को देखते हुए कहता है, मैं कल सुबह जर्मन जा रहा हूं, पूरे 1 हफ्ते के लिए। ये सुनकर तापसी को पता नहीं क्यों पर अंदर अंदर अच्छा नहीं लगता। तनय का उसे परेशान करना, उसकी केयर करना, उसे पैम्पर करना, ये सब कहीं ना कहीं तापसी को अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगा था। पर आज तनय के जाने की बात सुनकर उसे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। तनय ने भी तापसी के फेस के बदलते एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए थे। वो तापसी के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो साहिल यही है, उसे बता देना। ये सुनकर तापसी आपस में अपने होठों को दबाते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। ऐसा करते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की बाहर गिर जाती है। तनय का ये कहना कि अगर उसे कोई भी परेशानी हो तो वो साहिल को बता सकती है, ये बात उसके दिल को छू गई थी। तनय ये खुद ना होते हुए भी उसके लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कह रहा था ताकि तापसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तनय तापसी के आंखों से बहते आंसू को देखकर तापसी के चेहरे पर झुककर उसके आंसुओं पर अपने होठ रखकर उन्हें सक कर लेता है। इससे तापसी की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। तापसी उसके गालों से दूर होकर उसके होठों को अपने होठों में लेकर उसे किस करने लगता है। आज तापसी ने तनय से दूर हटने की कोई कोशिश नहीं की थी। तनय तापसी को काफी देर तक किस करते रहता है। आज तनय की किस में कोई फोर्स नहीं थी, वो तापसी को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। कुछ देर बाद जब उसे एहसास होता है कि तापसी की सांस अब फूलने लगी है, तो वो तापसी के होठों से अपने होठों को अलग कर लेता है। तनय तापसी के चेहरे पर आए उन बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए उसके कान के पीछे करता है और फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। तापसी के हाथ भी कब तनय की कमर पर चले जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की आगोश में ऐसे ही लिपटे हुए थे। कुछ देर बाद तनय को महसूस होता है कि तापसी हिल डुल नहीं रही है। वो तापसी से थोड़ा अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखता है तो तापसी तनय की बाहों में आराम से सो रही थी। उसे सोता हुआ देखकर तनय तापसी को अपनी बाहों में उठाकर कार के अंदर ले आता है। तापसी को पैसेंजर सीट में बिठाकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, पर वो कार स्टार्ट नहीं करता। वो एक टक सोती हुई तापसी को देख रहा था, जो इस वक्त पूरी दुनिया से बेखबर होकर आराम से सो रही थी। देखते ही देखते सुबह के 4 बज जाते हैं। तनय अभी भी तापसी को ही देखे जा रहा था। तभी तनय का फोन रिंग करता है। तनय तुरंत अपने फोन को साइलेंट कर उसकी स्क्रीन को देखता है। उस पर अंकित का नाम शो हो रहा था। तनय तुरंत फोन पिक कर अपने कान के पास लाता है तो अंकित कहता है, तनय हमें आधे घंटे बाद निकलना है। तनय ये सुनकर बिना कुछ बोले फोन कट कर देता है और एक नज़र तापसी को देखकर वो कार स्टार्ट कर वापस तनेजा हाउस की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर में वो अपने घर के बाहर था। तनय तापसी को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम की तरफ बढ़ता है और उसे रूम में लाकर आराम से उसके बेड पर लेटा देता है। तनय उसके माथे को चूमकर एक बार उसे देखकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कुछ गाड़ियां एक सुनसान मैदान में आकर रुकती है। एक गार्ड जल्दी से आकर तनय के लिए उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। तनय गाड़ी से बाहर आकर अपने चोपर की तरफ बढ़ता है और कुछ ही देर में चोपर ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाता है। अगले दिन तापसी की नींद खुलती है तो वो खुद को खुद के कमरे में पाती है। ये देखकर तापसी को याद आता है कि तनय तो आज जर्मन जाने वाला था। तापसी अपनी घड़ी में टाइम देखती है और कहती है, अभी तक तो वो निकल गए होंगे। कुछ देर बाद तापसी फ्रेश होकर दादी के रूम जाती है और दादी को एक्सरसाइज के लिए नीचे गार्डन में लेकर चली जाती है। अपने रोज के रूटीन को फॉलो कर जब वो दादी को लेकर अंदर जाती है तो वहां सिम्मी उन्हें मिल जाती है और दादी से कहती है, दादी तनय कहाँ है, वो कल से मुझसे नहीं मिला है। किंजल बता रही थी कि वो रात को घर आया था। दादी, पता नहीं, शायद अपने रूम में होगा पुत्र। उन दोनों की बात सुनकर तापसी अचानक बोल पड़ती है, नहीं, वो तो आज सुबह ही जर्मन के लिए निकल गए हैं।
तापसी के मुंह से तने के जाने की बात सुनकर दादी और सिम्मी उसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी सिम्मी कहती है, ये बात तुम्हें कैसे पता है कि तन्वी जर्मन चला गया? ये बात तो मुझे और माँ को भी नहीं पता है। ये सुनकर तापसी को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी पीछे से साहिल आते हुए कहता है, वो बुआ मैंने ही उसे बताया था सुबह की तनय घर पर नहीं है। सिम्मी, ठीक है, आप लोग जल्दी से नहा धोकर कर नीचे आ जाओ, मैं तब तक आरती की तैयारी करती हूँ। सिम्मी की बात सुनकर कुछ देर में सब लोग मंदिर में आ जाते हैं। यहाँ तक कि निहारिका, नीलिमा, अनूप और निकिता भी नीचे आए हुए थे। सिम्मी आरती शुरू करती है और एक एक कर सब आरती करते हैं। लास्ट में किंजल, निकिता, तापसी ही बचे थे। किंजल आरती करते हुए तापसी की तरफ आरती की थाली बढ़ाने के लिए हाथ आगे करती ही है कि तभी निकिता एकदम से आगे आकर वो थाल पकड़ लेती है। निकिता आरती करते हुए देखती है कि आरती की ज्योत के नीचे का सारा घी गल गया है और वो काफी गर्म भी है। अचानक निकिता के दिमाग में कुछ आता है और वो आरती की थाल जानबूझकर तापसी की तरफ बढ़ाते हुए उसे थोड़ा टेढ़ा कर देती है। चैप्टर 37। निकिता आरती करते हुए देखती है कि आरती की ज्योत के नीचे का सारा घी गल गया है और वो काफी गर्म भी है। अचानक निकिता के दिमाग में कुछ आता है और वो आरती की थाल जानबूझकर तापसी की तरफ बढ़ाते हुए उसे थोड़ा टेढ़ा कर देती है, जिससे वो गर्म घी तापसी के पैर पर गिरता है। पर तभी साहिल तापसी को पीछे खींच लेता है, जिससे उसका हाथ लगने से वो थाल उल्टी होकर निकिता पर ही गिर जाती है। निकिता के पैर पर वो गर्म घी गिरने से निकिता एकदम से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर नीलिमा और निहारिका जल्दी से निकिता के पास आते हैं। नीलिमा निकिता का पैर देखते हुए कहती है, निकी क्या हुआ? वही साहिल तापसी से कहता है, तुम ठीक हो? तापसी हाँ में सर हिलाती है और निकिता की तरफ देखती है। दादी ये देखकर कहती है, ये सब हो क्या रहा है? नीलिमा रोते हुए कहती है, भाईजी आपको दिख नहीं रहा है कि आप इस लड़की की वजह से मेरी निक्की का पैर जल गया है। फिर एक सर्वेंट को आवाज देते हुए कहती है, जल्दी से बर्फ लेकर आओ। निकिता रोते हुए कहती है, मॉम मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर बहुत जल रहा है, ये सब इस तापसी की वजह से हुआ है। निकिता की बात सुनकर तापसी हैरान होकर कहती है, पर मैंने क्या किया? निहारिका तापसी के सामने आकर गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, एक तो इतने बड़े बड़े कांड करती है, ऊपर से कहती है कि मैंने क्या? तेरे जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी। ये देखकर साहिल कहता है, एक मिनट, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्यों हर वक्त तापसी को ही आप हर चीज के लिए बेलेम करते रहते हो? अगर इस घर में कोई भी प्रॉब्लम हो बस आप चट जाते हो उस पर दाना पानी लेकर। इन सब में तापसी की क्या गलती है? इनफैक्ट गलती तो सारी ये निकिता की है। उसे ध्यान से आरती की थाल पकड़नी चाहिए थी। अगर मैं तापसी को पीछे नहीं खींचता तो अभी उसका पैर भी इसी जल जाता। साहिल की बात सुनकर निहारिका कहती है, वाह क्या बात है। फिर वो दादी की तरफ देखते हुए कहती है, देख रही है दादी, आप इस लड़की के लक्षण इसे आए हुए अभी पूरे 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए हैं और ये इस घर के लड़कों को अच्छे से फंसा चुकी है अपने रूप रंग के जाल में। ये सुनकर तापसी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अभी से भी चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। निहारिका तुम अपनी जबान को संभाल कर बात करो, तुम ऐसे किसी लड़की की ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकती। तभी नीलिमा रोते हुए कहती है, सिम्मी तुम भी इस लड़की का साथ दे रही हो, देख नहीं रही हो क्या कि इस लड़की की वजह से मेरी निकी का पूरा पैर जल गया है। सिम्मी कुछ कहती उससे पहले किंजल बोल पड़ती है, अरे कैसी हैं आप दोनों? साहिल ने कहा ना कि इसमें तापसी की कोई गलती नहीं थी, गलती तो निकिता की थी। एक बार भी आप निकिता के लिए कुछ नहीं कह रहे, बस तापसी के पीछे पड़े हुए हैं। तभी अक्षत भी कहता है, बस बहुत हो गया। अक्षत देखता है कि तापसी रो रही है तो वो कहता है, माही, किंजल तुम तापसी को लेकर चलो यहाँ से। वैसे भी मंदिर के सामने मैंने पहली बार इतनी नेगेटिविटी देखी है। निकिता रोते हुए साहिल की तरफ देखती है और कहती, साहिल मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ आओगे प्लीज? साहिल निकिता को छोड़ने जाना तो नहीं चाहता था, पर तभी दादी कहती है, साहिल जा पुत्तर, तो उसे इसके कमरे तक छोड़ा और अक्षत तू डॉक्टर को फोन कर ले।
साहिल दादी की बात मानकर निकिता को अपनी गोद में उठाकर ऊपर उसके रूम तक लेकर जाता है। वहीं किंजल को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तापसी किचन में आकर रो रही थी। तभी माही उसके पास आकर कहती है, तापसी चुप हो जाओ यार, तुम उनकी बात सुनकर रो रही हो। तुम तो जानती ही हो न कि वो तो है ही ऐसी। तापसी रोते हुए कहती है, माही वो हर वक्त मुझे जलील करने के बारे में सोचती रहती है, बल्कि मैं उनसे कुछ बात भी नहीं करती। किंजल और अक्षत भी अब तक किचन में आ चुके थे। वो भी तापसी को समझाते हैं। तभी साहिल किचन में आकर कहता है, तापसी तुम्हारे लिए कॉल है। तापसी साहिल की बात सुनकर कहती है, मेरे लिए? पर किसका? साहिल, खुद ही बात कर लो। तापसी फोन लेकर अपने कान के पास फोन लगती है। तभी साहिल सबको बाहर चलने का इशारा करता है। तापसी धीरे से कहती है, हेलो। सामने से तने की एक सख्त आवाज आती है, क्या हुआ? तापसी उस आवाज को सुनती है तो उसकी आंखों में रुके हुए आंसू वापस उसकी आंखों से गिर जाते हैं। तापसी की सिसकी सामने तने को सुनाई दे रही थी। तने तापसी की सिसकियां सुनकर कहता है, मैंने कहा क्या हुआ? तापसी वैसे ही रोते हुए कहती है, कुछ नहीं। तने, पहले तो तुम रोना बंद करो। तापसी अभी भी रोए जा रही थी। वो रोते हुए ही कहती है, मैं रोना तो नहीं चाहती पर पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। तने ये सुनकर कहता है, ठीक है मैं वापस आ रहा हूं। ये सुनकर तापसी जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, नहीं, मैं अब ठीक हूं, आप प्लीज ऐसे मत आइए। तने को जब महसूस होता है कि तापसी अब नहीं रो रही है तो वो कहता है, अब तुम ठीक हो? तापसी जी। ये सुनकर तने हम बोलकर कॉल कट कर देता है। चैप्टर 38। तने से बात करने के बाद तापसी अब काफी हल्का महसूस कर रही थी। आज दिन भर घर में सब काम मूड खराब ही रहता है। शाम को डिनर के टाइम पर माही तापसी को डाइनिंग टेबल पर आने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वहां पर भी निहारिका और नीलिमा कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर ही देंगे। उनके जाने के बाद किंजल तापसी को लेकर नीचे आती है और फिर तापसी, अक्षत, माही, साहिल, किंजल ये सब तो बाद में डिनर करते हैं। पूरी डिनर के टाइम किंजल साहिल से कोई बात नहीं करती। साहिल ने 2-3 बार खुद उससे बात करने की कोशिश की थी, पर किंजल उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। साहिल को ये थोड़ा अजीब लगती है, पर वो कहता कुछ नहीं है। डिनर के बाद वो सभी थोड़ी देर एक साथ बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। साहिल जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो देखता है कि तने उसे कॉल कर रहा था। तने का कॉल आता देखकर वो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और फिर कॉल पिक कर लेता है। साहिल हेलो भी नहीं कहता कि तभी सामने से तने की बेहद खतरनाक आवाज उसके कानों में पड़ती है, तुम्हें वहां किस लिए रखा गया है? साहिल थोड़ा घबराते हुए कहता है, तापसी की हिफाजत के लिए। तने, और वो भी तुम नहीं कर पा रहे हो? साहिल नहीं तने, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा ध्यान नहीं गया उस वक्त बस। तने, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, वरना इसके बाद मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम्हें इंसान देखना तक नसीब नहीं होंगे। ये बोलकर तने फोन कट कर देता है। तने के कॉल काटते ही साहिल अब खुलकर सांस लेता है, जो अभी तक वो नहीं ले पा रहा था। साहिल अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ करते हुए कहता है, ये इंसान तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तापसी के लिए तने का जुनून दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये बोलकर साहिल सुबह की याद आती है जब सब लोग मंदिर में थे। वह तने से ब्लूटूथ से कनेक्ट था। तने ने पूरे घर में पहले से ही कैमरे लगवाए थे, पर आज वो उनका यूज खुद कर रहा था, तापसी को देखने के लिए। वरना इन सारे कैमरों को सिक्योरिटी रूम में ही देखा जाता था, जहां पर अलग अलग शिफ्ट में गार्ड बैठे होते थे। पर तने ने तापसी को देखने के लिए अब उनका यूज किया था। तने ने सुबह तापसी से बात करने के लिए ही साहिल को कॉल किया था, पर जब साहिल ने उसे बताया कि वो इस वक्त मंदिर में है, तो तने कैमरा ऑन कर तापसी को देखने लग गया था और उसने कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं किया था। ये देखकर साहिल को बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि तने का एक एक मिनट बहुत कीमती था। तने से 1 मिनट मिलने के लिए इस देश और इस देश से बाहर के बड़े बड़े लोगों तक को कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर उन्हें तने का 1 से 1.5 मिनट नसीब होता था।
और यहाँ तने तापसी जो कि एक मामूली सी लड़की थी उससे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। जब तने देखता है कि निकिता ने वो थाल तेरा कर दिया है और वो उस थाल को तापसी की तरफ बढ़ा रही है, उसने उसी वक्त साहिल से कहा तापसी को पीछे खींचो। साहिल ने तने के कहते ही तुरंत तापसी को पीछे खींच लिया था। उसके बाद तने ने वहां जो कुछ भी हुआ सब देखा और सुन भी लिया था। अब साहिल अपनी सोच से बाहर आता है और अपनी विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है आई होप कि तापसी तने को जिंदगी की कीमत का एहसास करा पाए। अब ऐसे ही एक एक दिन निकल जाता है। इन बीतते दिनों के साथ तापसी की बॉन्डिंग किंजल और अक्षत के साथ काफी अच्छी हो गई थी। इस पूरे हफ्ते उसकी उस दिन के बाद से तने से दोबारा बात नहीं हुई थी। आज सैटरडे था तो अक्षत रात को सबको पब चलने के लिए कहता है। सब तो मान जाते हैं पर तापसी जाने से मना कर देती है। तापसी के मना करने से किंजल तो उसे मानने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है। तापसी काफी देर तक ना नुकुर करती है, पर फिर दादी कहती है अरे पुत्तर जब सब बच्चे जा रहे हैं तो तू भी चली जा। तापसी जाना तो नहीं चाहती थी, पर फिर उसे लगता है कि उसके दादी के कहने के बाद भी अगर वो मना करेगी तो कहीं सभी घरवालों को उस पर शक ना हो जाए। इसीलिए तापसी जाने के लिए हाँ कह देती है। तापसी के हाँ कहते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। शाम को सब लोग रेडी होकर नीचे आते हैं। साहिल ने इस वक्त एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वही अक्षत ने व्हाइट फिटिंग टी शर्ट और बाहर से हाफ जैकेट और नीचे से क्रीम कलर की पेंट पहनी हुई थी। तभी माही रेडी होकर नीचे आती है। अक्षत की नज़र माही पर ही टिक जाती है। माही हमेशा जीन्स और सिंपल सी टी शर्ट पहने हुए रहती थी, पर आज उसने ब्लैक कलर की शॉर्ट फिटिंग ड्रेस पहनी हुई थी। अक्षत उसे नीचे आते हुए देखे जा रहा था। माही नीचे आकर अक्षत आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है अगर ताड़ना हो गया हो तो अपनी पलकें झपका सकते हो, वरना आंखों में दर्द हो जाएगा। माही की बात सुनकर साहिल हंसने लगता है और अक्षत अपना गला साफ करते हुए कहता है मैं ताड़ थोड़ी ही ना रहा था, मैं तो बस देख रहा था। माही हाँ वो तो पता चल रहा है। तभी ऊपर से तापसी और किंजल नीचे आ रहे थे। किंजल ने पर्पल ए लाइन फिटिंग शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और तापसी ने ऊपर से स्किन कलर का वर्नेक टॉप और नीचे से ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। तापसी के लंबे बालों को कल किया हुआ था। तापसी बहुत प्यारी लग रही थी, साथ ही किंजल भी। उनके नीचे आते ही साहिल किंजल से कहता है वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम कभी किसी ड्रेस में अच्छी भी लग सकती हो किंजल, पर मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि तुम कभी भी किसी कपड़ों में स्मार्ट नहीं लग सकते। तभी अक्षत कहता है अच्छा ठीक है, अब लड़ना बंद करो और चलो चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। अब वो सब घर से निकल जाते हैं। कुछ देर में वो क्लब में पहुंचते हैं। ये मुंबई का काफी हाई फाई क्लब था। तापसी आज से पहले कभी भी क्लब नहीं आई थी, तो उसे ये कुछ नया ही लग रहा था, पर सब लोग उसके साथ थे तो तापसी को कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। कुछ देर वो सभी जाकर डांस फ्लोर पर डांस करते हैं। किंजल, माही और तापसी एक दूसरे के साथ डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी कपल डांस शुरू हो जाता है। तापसी ये देखकर कहती है अच्छा तुम चारों डांस करो, मैं तब तक रेस्ट रूम होकर आती हूँ। तापसी की बात सुनकर साहिल कहता है नहीं तुम अकेले मत जाओ, माही या किंजल में से कोई तुम्हारे साथ चला जाएगा। तापसी साहिल की बात सुनकर हंसते हुए कहती है साहिल में कोई बच्ची थोड़ी ही ना हूं जो तुम मेरी इस तरह से फिक्र कर रहे हो। चलो मैं बस अभी आती हूं। ये बोलकर तापसी वहां से चली जाती है। तापसी वॉशरूम से बाहर आ ही रही होती है तभी उसे एक रूम से किसी के सिसकने की आवाज आती है। तापसी पहले तो उस आवाज को इग्नोर कर आगे बढ़ती है, पर वो सिसकियां थोड़ा तेज हो चुकी थी, जिससे तापसी को महसूस होता है कि वो कोई बच्ची है। ये महसूस होते ही तापसी के पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। वो उस रूम की तरफ देखती है और धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ जाती है। तापसी धीरे से उस रूम का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। चैप्टर 39, जिससे तापसी को महसूस होता है कि वो कोई बच्ची है। ये महसूस होते ही तापसी के पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। वो उस रूम की तरफ देखती है और धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ जाती है। तापसी धीरे से उस रूम का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। दो लोगों ने एक बच्ची को पकड़ कर रखा था।
सामने एक आदमी आराम से सोफे पर बैठकर उस बच्ची को ऊपर से नीचे तक बड़ी ही गंदी नजर से देख रहा था। वो बच्ची इतनी डरी हुई और सहमी हुई थी कि बुरी तरह से कांप रही थी। तापसी को वो नजारा देखकर पूरा मामला समझ में आ जाता है। तापसी उस दरवाजे को बंद कर इधर उधर देखने लगती है ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। उसे लग रहा था कि अगर वो अक्षत साहिल को बोलने के लिए जाएगी तो उसे वहां 5 से 10 मिनट तो लग ही जेब। उतनी देर में ये लोग इस बच्ची के साथ पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। तापसी अंदर ही अंदर से बुरी तरह डर रही थी, पर उस लड़की की सिसकियों भी उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी तापसी को सामने से दो वेटर आते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर तापसी की जान में थोड़ा जान आती है और वो उनके तरफ भाग कर जाती है और कहती है, एक्सक्यूज मी। वो दोनों वेटर तापसी को उस जगह पर देखकर कहते हैं, मैं आप यहाँ पर क्या कर रही है? ये पूरे रूम और ये जगह तो अगले 4 घंटों के लिए बुक है। तापसी घबराते हुए कहती है, देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर वो अपने हाथ से इशारा कर घबराते हुए कहती है, वह हाँ, वहां अंदर अंदर कुछ हो रहा है। तापसी की बात सुनकर वो दोनों बैटर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुछ हो रहा है मतलब? मैम आप कहना क्या चाहती है? तभी दूसरा वेटर कहता है, आई थिंक मैम आपने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए आपको अब यहां से जाना चाहिए। तापसी, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? उस रूम में बहुत गलत काम चल रहा है। वहां एक बच्ची बेचा जा रहा है। प्लीज आप लोग मेरे साथ चलिए और उस बच्ची को बचा लीजिए। तापसी की बात सुनकर वो वेटर तापसी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, आपको पता भी है ना कि आप क्या कह रही है? इस वक्त तापसी के माथे से पसीना और आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो उन दोनों के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज उस बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। तापसी को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर वो वेटर कहते हैं, ठीक है चलिए। वो तीनों उस रूम की तरफ जाते हैं, तब से उनके अंदर की तरफ इशारा करती है, तो उनमें से एक वेटर जो तापसी के आगे था और एक वेटर तापसी के पीछे खड़ा था, आगे वाला रूम का दरवाजा खोलकर रूम के अंदर चला जाता है। तभी पीछे वाला वेटर भी तापसी को धक्का मारकर रूम के अंदर गिरा देता है। तापसी सीधा नीचे जमीन पर गिरती है। वो गिरते साथ ही हैरानी से पीछे पलट कर देखती है तो वो वेटर हंस रहा था। वो वहां खड़े आदमियों से कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है एक ये काम थोड़ा संभल कर किया करो। अगर ये तितली यहां से बाहर चली जाती तो पता है ना हमारे धंधे पर कितना गलत असर पड़ता है। सामने खड़े उन आदमियों में से जिन्होंने अभी तक उस बच्ची को पकड़ा हुआ था, वो आदमी तापसी की तरफ बढ़ता है और अपने घुटनों पर बैठकर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। तापसी का चेहरा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो कहता है, तू इस साली को हम पिछले 3 महीनों से हर जगह ढूंढ रहे हैं और नहीं कमीनी यहाँ छुपी हुई है। उस आदमी की बात सुनकर तापसी की डर से हालात खराब हो जाती है। अब उसे समझ में आता है कि वो अभी तक जिन लोगों से बच रही थी, कहीं ना कहीं अनजाने में वो खुद ही उन लोगों के सामने आ गई है। वो आदमी तापसी के बाल पकड़ते हुए कहता है, बहुत नुकसान किया था तूने उस दिन विद्युत भाई का। अब तू ही वो सारा नुकसान भरेगी। तेरी अब बोटी बोटी तक बेच खाएंगे हम लोग। ये सुनकर तापसी को वो मंजर याद आता है। हर तरफ आग जल रही थी, बच्चियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें। ये सब याद आते ही तापसी की आंखों से आंसू बहते हैं और वो डर से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अक्षत और माही और किंजल और साहिल एक दूसरे के साथ डांस करते हुए बहुत एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद किंजल कहती है, मुझे तो अब बहुत प्यास लग रही है गाइज, चलो ना चलकर कुछ पीते हैं। साहिल, ठीक है चलो। अब वो चारों डांस फ्लोर से उतर कर नीचे एक साइड टेबल पर आ जाते हैं। साहिल टेबल पर बैठकर इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है, तापसी को काफी देर हो गई है गए हुए, पर वो अभी तक आई नहीं। माही भी ये सुनकर कहती है, हाँ अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। एक काम करती हूँ, मैं ही उसे देखकर आती हूँ। ये बोलकर माही अपनी जगह से उठ जाती है। तभी किंजल कहती है, माही 1 मिनट मैं भी साथ चलती हूँ। फिर वो दोनों वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाते हैं।
कुछ देर बाद माही भागते हुए साहिल के पास आती है और कहती है, साहिल, तापसी वॉशरूम में कहीं भी नहीं है। हमने उसे उस तरफ हर जगह देखा पर वो कहीं भी नहीं थी। साहिल अपनी जगह तुरंत उठते हुए कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम? वो तो वॉशरूम ही गई थी ना, तो फिर वो वहां से कहा जा सकती है। साहिल को भी अब बहुत घबराहट हो रही थी। वो माही की तरफ देखते हुए कहता है, माही, तुम समझ रही हो ना तापसी का मिलना कितना जरूरी है? वरना तुम जानती हो कि पूरा मुंबई शहर कुछ ही घंटों में राख में बदल जाएगा। तापसी हाँ में अपना सर हिलाते हुए इधर उधर देखने लगती है। यहाँ बेहोश तापसी को और उस बच्ची को वो लोग एक जगह पर लेकर आते हैं। तापसी के हाथ और पैर एक रस्सी से बांधकर वो उस बच्ची को दूसरे रूम में लेकर जाते हैं। फिर एक आदमी किसी के फोन करते हुए कहता है, भाई, वो लड़की मिल गई है जिसे हम दूसरे 2-3 महीनों से ढूंढ रहे थे। सामने से एक बहुत सख्त आवाज आती है, मैं आ रहा हूं, इस बार वो लड़की भागनी नहीं चाहिए। कुछ देर बाद किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज से तापसी की आंख धीरे धीरे खुलती है। तापसी को महसूस होता है कि ये आवाज बगल वाले कमरे से आ रही है। जब आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो एक लड़की और एक आदमी की आवाज थी, जिसे सुनकर तापसी को साफ समझ में आ रहा था कि वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो लड़की रोते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, प्लीज जाने दो मुझे। वो आदमी हंसते हुए कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं तुझे, आखिर कीमत दी है मैंने तेरी। उस लड़की की आवाज से पता चल रहा था कि वो लड़की सिर्फ 15-16 साल की है और वो आदमी 35 से 40 साल का। तापसी अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उसके हाथ रुक जाते हैं और वह बुरी तरह से कांपने लगती है। उस कमरे से उस लड़की की चीखें सुनाई दे रही थी, जिनमें इतना दर्द था कि किसी भी इंसान के दिल को दहला दे। वो आदमी बिना उसके चीखों की परवाह करे उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तापसी डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, जिससे उसके आंखों के आंसू बुरी तरह से बहने लगते हैं। कुछ देर बाद तापसी खुद को हिम्मत देते हुए खुद से ही कहती है, नहीं तापसी, तुझे किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी है, तुझे इस नरक से बाहर निकलना ही होगा। ये बोल तापसी इधर उधर देखती है और उसे एक कील नजर आती है। तापसी खिसककर उस कील के पास जाती है। तापसी अपने हाथ की रस्सी उस कील में रगड़ने लगती है, जिससे उसके हाथ पर भी कई जगह चोट आ रही थी। कुछ देर बाद तापसी की रस्सियां खुल जाती है और वो जल्दी से अपने पैरों की रस्सी खोलकर उस रूम का दरवाजा खोलती है। तापसी उस रूम से बाहर निकल कर देखती है तो वो बहुत अजीब सी जगह थी। चैप्टर 40। तापसी उस रूम से बाहर निकल कर देखती है तो वो बहुत अजीब सी जगह थी। सामने उसे एक लंबी सी गैलरी नजर आ रही थी और उस गैलरी के दोनों साइड कई कमरे बने आए थे। तभी तापसी के कानों में उन कमरों के अंदर से चीखें सुनाई देती है। वो चीखें लड़कियों की ही थी। उन चीखों को सुनकर तापसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि इस जगह पर क्या हो रहा है। उन सभी लड़कियों के सम्मान और आत्मसम्मान को बेरहमी से कुचला जा रहा था। तापसी इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी सामने से उसे कुछ लोग आते हुए नजर आते हैं। उन्हें खुद की तरफ आता हुआ देखकर तापसी दूसरी तरफ से भागने लगती है। वो भागते हुए जितना अंदर जा रही थी वो जगह उतनी डरावनी होती जा रही थी। तापसी बचने के लिए एक रूम के अंदर घुसती है। वो अंदर घुसकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और अपनी आंखें बंद कर वो दरवाजे से टेक लेकर नीचे बैठती ही है और अपनी आंखें खोलती है कि अचानक से सामने देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सामने एक लड़की नीचे जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी पर उस मुंह से खून निकल रहा था जो अब सूख चुका था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और खासकर उसके नीचे प्राइवेट पार्ट की साइड वाले कपड़े। उसके चेहरे पर कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी। ये सब इतना डरवाना था कि तापसी का सर घूमने लगता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। ढूंढो उसे, अभी वो यही कही होगी। बॉस के आने से पहले अगर वो इस बार भी भाग गई तो बॉस हमारी जान ले लेंगे। तापसी उन आवाजों को सुनकर खुद को संभालती है और इधर उधर देखती है। तापसी को उस कमरे में एक खिड़की नजर आती है
तापसी उसकी तरफ जाने लगती है पर तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो उस लड़की की तरफ देखती है, रोते हुए उस लड़की की तरफ अपने एक एक कदम बढ़ाती है। वो डरते हुए उसके हाथ को छूती है। उसके हाथ छूते ही तापसी को एहसास होता है कि वो लड़की तो मर चुकी है। ये देख के तापसी के आंसू और ज्यादा बहने लगते हैं। वो लड़की अभी सिर्फ 17 साल के आसपास की थी। तापसी उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसकी आंखें बंद करती है और रोते हुए ही कहती है, शायद तुम्हारा शरीर इनकी दरिंदगी सह नहीं पाया और तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे शरीर का साथ छोड़ दिया। एक तरह से अच्छा हुआ कि तुम्हें इस नरक से मुक्ति मिल गई। ये बोलकर तापसी वहां से उठकर उस विंडो के पास जाती है और अपने पैरों से अपनी हिल निकालकर वहां से खुद जाती है। तापसी जैसे ही वहां से कूदती है, उसके पैरों में कुछ कांच के टुकड़े घुस जाते हैं, जिससे तापसी की चीख निकल जाती है। वो नीचे देखती है तो उस पूरी जगह में कांच के टुकड़े बिछाए हुए थे। तापसी की चीख सुनकर वहां पर कई आदमी दौड़ते हुए आ जाते हैं। तापसी दर्द से चटपटा रही थी। वो भागने की कोशिश करते हुए जैसे ही अपना एक कदम आगे रखती है, उसके पैर में और कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं और तापसी एकदम से नीचे गिर जाती है। तापसी के हाथ पर और पूरे पैरों में और भी कांच चुभ जाते हैं। वो सारे आदमी ये देखकर हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, तुझे क्या लगा था इस जगह से भागना इतना आसान है? अगर इतना ही आसान होता तो ये सारी की सारी लड़कियां यहां से कब की भाग चुकी होती। तभी एक आदमी तापसी की तरफ बढ़कर उसके हाथ को खींचते हुए उसे उठाता है। तापसी की दर्द से चीख निकल जाती है। वो आदमी तापसी को उन कांच के ऊपर से ले जाते हुए आगे की तरफ धक्का देता है। तापसी नीचे गिर जाती है। तापसी के पैरों और हाथों से खून निकल रहा था। वो सारे आदमी तापसी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, इस लड़की ने पिछली बार जितना भी नुकसान करवाया था, पर इसका ये बेहद खूबसूरत शरीर बॉस का उतना नुकसान भरने के लिए काफी है। तभी दूसरा आदमी कहता है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने छुआ भी नहीं होगा। सबकी बातें अपने कानों में ऐसे महसूस हो रही थी जैसे किसी ने उसके कान में गर्म तेल डाल दिया हो। तापसी, जिसे संध्या और मानव ने इतने लाड से पाला था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। सिर्फ इन लोगों के कारण ही उन्हें उसे खुद से दूर रखना पड़ा, ताकि वो इन लोगों के हाथ ना लगे। पर अपनी बेवकूफी के कारण उसने आज सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर आज इस जगह पर उसे कुछ हो जाता है, तो मानव और संध्या का क्या होगा? कैसा लगेगा मानव को कि तापसी आज उसी जगह पर वापस पहुंच गई है जहां से उसने उसको बचाने के लिए इतना कुछ किया था। ये सब सोचकर तापसी की आंखों से एक बूंद आंसू की नीचे गिर जाती है। तभी तापसी के करीब एक आदमी आता है। ये देखकर तापसी अपने हाथ में पकड़े कांच के टुकड़े पर अपनी पकड़ कसते हुए अपनी आंखें बंद करती है। वो कांच का टुकड़ा उसने चुपके से अपने हाथ में उठा लिया था जब वो उन पर गिरी थी। वो आदमी तापसी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसे देखते हुए कहता है, तुम तो वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत हो। ये बोलकर वो अपने हाथ तापसी के गालों को छूने के लिए आगे बढ़ाता ही है कि तभी तापसी अपने हाथ में पकड़ उस कांच के टुकड़े को उस आदमी के हाथ में घुसा देती है। जैसे ही वो कांच के टुकड़ों उस आदमी के हाथ में चुभता है, वो चिल्लाता है, आ। उसके चिल्लाते ही तापसी उसे अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर मारकर उसको पीछे धक्का दे देती है। वहां पर खड़े और आदमी अपने साथी की चीख सुनकर उनके पास आते हैं। यही मौका देखकर तापसी अपने दर्द को सहते हुए वहां से उठकर भागने की कोशिश करती है। गेट खुला होने की वजह से तापसी गेट से बाहर तो निकल जाती है, पर आगे से खड़े कुछ आदमी उसका रास्ता रोके हुए खड़े थे। ये देखकर तापसी गहरी गहरी सांसें लेते हुए पीछे की तरफ देखती है तो अंदर से भी वो लोग भागते हुए गेट पर आ जाते हैं। तापसी के आगे पीछे वो आदमी उसे घेरे हुए थे। अब उसकी वहां से निकलने की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अब तापसी ने सोच रहे लिया था, उन लोगों के हाथों में आने से अच्छा अब वो खुद के हाथों से जान ले लेगी। तापसी ये सोचकर कि आज के बाद वो किसी भी अपने को नहीं देख पाएगी, तापसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निढाल सी अपने घुटनों पर बैठ जाती है। अब उसकी सारी शक्ति, उन लोगों से लड़ने का जज्बा सब खत्म हो चुका था।
तापसी अपने हाथ में पकड़े दूसरे कांच के टुकड़े को देखती है। वो अपनी आंखें बंद करे एक गहरी सांस लेती है। तभी वहां पर एक आवाज आती है और आसपास काफी तेज हवाएं चलने लगती है। उस आवाज को सुनकर तापसी अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर उसे एक चॉपर नजर आता है। फिर एक के बाद एक उसे 5 से 6 चॉपर नजर आने लगते हैं और आसपास की हवाएं देते हो जाती है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। चैप्टर 41। अब आसपास काफी तेज हवाएं चलने लगती है। तभी ऊपर से कुछ आवाजें आती है। उस आवाज को सुनकर तापसी अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर उसे एक चॉपर नजर आता है। फिर एक के बाद एक उसे 5 से 6 चॉपर नजर आने लगते हैं और आसपास की हवाएं तेज हो जाती है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तापसी उस कांच के टुकड़े को अपनी गर्दन पर रखकर उसे अपनी गर्दन पर धंसाने के लिए तैयार थी। तभी सभी चॉपर चारों तरफ से नीचे की तरफ आते हैं और एक चॉपर तापसी के पास यानी कि बीच में नीचे आता है, जिससे तापसी के दोनों तरफ खड़े आदमी काफी पीछे हो जाते हैं। तापसी की आंखों की नमी अब सूख चुकी थी, उसे बस अब एक ही चीज नजर आ रही थी और वो थी अपनी मौत। तापसी बिना पलके झपकाए उस चॉपर को देख रही थी। तभी उसके सामने का दरवाजा खुलता है और तापसी ब्लैक 3 पीस शूट में एक आदमी बहुत ही एरोगेंट तरीके से बाहर निकलता है। उसके पैरों में उसके ब्लैक कलर के ब्रांडेड शूज चमक रहे थे। उस आदमी का ब्लेजर इस वक्त हवा से उड़ रहा था, साथ ही उसके बाल भी। तापसी अपने सामने आते इंसान को देखकर अपनी पलकें 1 से 2 बार जब झपकती है ताकि वो खुद को विश्वास दिला पाए कि वो सच में उस इंसान को देख रही है। सामने आ रहे उस इंसान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, ना ही उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नजर आ रहा था। पर फिर भी उसकी आंखें वहां खड़े हर आदमी के दिल में एक सिरहन पैदा कर रही थी। सिवाय तापसी के, जितना वो इंसान तापसी के करीब आ रहा था उतना ही तापसी के आंखों के आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पर। तापसी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो इंसान उससे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था। ये देखकर तापसी अपनी सारे हिम्मत जोड़कर खड़े होने की कोशिश करती है, पर एक कदम आगे रखते ही उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह जैसे ही गिरने वाली होती है, सामने वाला इंसान उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तापसी उसकी बाहों में आते ही खुद को अब पूरी दुनिया से महफूज समझ रही थी। जिन लोगों ने तापसी को अभी तक घेरा हुआ था, उन सारे आदमियों को ब्लैक सूट पहने सभी गार्ड्स ने अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी वहां पर अक्षत, साहिल और अंकित भी आ जाते हैं। तापसी को तने की बाहों में देखकर सब लोग एक चैन की सांस लेते हैं। तापसी तने को देख ही रही थी कि तने तुरंत उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। तापसी भी रोते हुए तने के सीने में खुद को पूरी तरफ से छुपा लेती है। तने कुछ ही देर में तापसी को अपनी बाहों में उठाकर एक नजर उस पूरी जगह को देखता है और अपनी कर्कश आवाज में बिल्कुल सीरियस होकर कहता है, आग लगा दो इस पूरी जगह को। तने की बात सुन के तापसी, जो तने के सारे सीने पर सर रखे हुई थी, वो अपनी गर्दन उठाकर तने को देखती है और कहती है, नहीं, यहाँ पर बहुत सारी मासूम बच्चियां हैं, उन्हें बचा लीजिए प्लीज। तापसी की बात सुनकर तने अंकित की तरफ देखता है और तापसी को लेकर चौपर की तरफ चला जाता है। उन दोनों के बैठते ही वह चौपर वहां से उड़ जाता है और कुछ देर में सबकी नजरों से दूर चला जाता है। अक्षत, जो अब तक का सारा नजारा है अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले देख रहा था, वो अब जाकर अपनी रुकी हुई सांस बाहर को छोड़ता है। अक्षत साहिल और अंकित से कहता है, तुम दोनों मुझे जरा पिंच करो। तुम दोनों विश्वास नहीं मानोगे कि मैंने अभी अभी अपने ख्यालों में यहाँ क्या होता हुआ देखा। हमारा तने एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर यहाँ से लेकर चला गया। वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो कभी किसी से बात तक नहीं करता। फिर अक्षत अपना सरना में हिलाते हुए कहता है, नो 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 नो, लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अंकित अक्षत को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर साहिल से कहता है, इसके सर पर थोड़ा ठंडा पानी डालो, दिमाग चल गया है इसका। फिर अंकित उस जगह जाता है। कुछ ही देर में वहां से सभी लड़कियों को निकाल दिया जाता है। वहां कम से कम 24 से 25 लड़कियां थी।
उनमें से सभी 18 साल से नीचे की लड़कियां थी। साहिल और अक्षत उन सारे आदमियों को वहीं पर बांधकर उस पूरी जगह में आग लगा देते हैं। उन सारे आदमियों की चीखें उस जगह पर गूंज रही थी। तने तापसी को लेकर कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचता है। उसका चौपर हॉस्पिटल की छत पर रुकता है। वो तापसी को अपनी बाहों में उठाए अभी उसी तरह से बाहर आता है और वहां से नीचे 6 फ्लोर पर जाता है। वो पूरा फ्लोर इस वक्त खाली था। डॉक्टर और नर्स के सिवा वहां पर और कोई भी नहीं था। तापसी अब तक बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। तने उसे अंदर बेड पर रखता है। सारे डॉक्टर पहले से ही उस रूम में सर झुका कर खड़े थे। तने तापसी को बेड पर रखकर एक तरफ हो जाता है। उसके हटते ही सारे डॉक्टर तापसी को घेर कर खड़े हो जाते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। तने के उस रूम में होने से ही उन सभी डॉक्टर्स को अपने ऊपर काफी प्रेशर सा फील हो रहा था, क्योंकि ये बात वो सब अच्छे से जानते थे कि उनकी एक छोटी सी गलती की कीमत उन्हें अपनी जिंदगी देकर चुकानी होगी। तापसी के हाथ पर पैर पर यहां तक घुटनों पर काफी कांच के टुकड़े चुभे हुए थी। तभी तने की नजर तापसी के हाथ पर जाती है। वो देखता है कि तापसी ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। ये देखकर तने उसके पास जाता है और उसकी मुट्ठियों को खोलता है। तने को उसमें एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसे तापसी ने कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे उसकी हथेलियां भी कट गई थी। ये देखकर तने की आंखों में कुछ बदल जाता है, जिससे उसकी वो नशीली आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। तने तुरंत उस रूम से बाहर चला जाता है। ये ख्याल ही उसके अंदर एक आग जला रहा था कि अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचता तो शायद तापसी अपनी जान खुद ही लेने वाली थी। तने वहां से सीधे वॉशरूम में जाता है। वो इस वक्त मिरर के आगे खड़ा था और उसके कपड़ों पर तापसी के खून के धब्बे नजर आ रहे थे। तभी उसका फोन बजता है और वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल कर देखता है तो उस पर एक नाम था, विद्युत। उसे अंकित ने ये मैसेज भेजा था, जिसमें उसने सिर्फ एक नाम लिखा था और वो नाम था विद्युत का। चैप्टर 42। तभी तने का फोन बजता है और वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल कर देखता है तो उस पर एक नाम था, विद्युत। उसे अंकित ने ये मैसेज भेजा था, जिसमें उसने सिर्फ एक नाम लिखा था और वो नाम था विद्युत का। उस नाम को कुछ देर देखने के बाद तने वापस वो फोन अपनी पॉकेट में रखकर अपनी पॉकेट से एक सिगरेट का पैकेट निकालता है और उसे जलाकर अपने होठों के बीच रख लेता है। दूसरी तरफ एक 27 से 28 साल का लड़का उस जगह को देख रहा था, जिस जगह पर चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। कहीं हल्की हल्की आग की लपटें दिख रही थी तो कहीं राख। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी, मुठ्ठियां कसी हुई थी। तभी उसके पीछे खड़ा आदमी कहता है, बॉस वो लड़कियां यहाँ नहीं है, सिर्फ हमारे ही आदमियों की जली हुई बॉडी मिली है। विद्युत अपने पीछे खड़े आदमियों से अपने दांत पिसते हुए कहता है, पता करो कि ये लड़की आखिर है कौन। एक बार नहीं बल्कि दो मेरा नुकसान किया है इसने। मुझे अब वो लड़की अपने सामने चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। पता करो कि वो लड़की कहां से आई थी और कहां गई, और वो यहां से कैसे बाहर निकली। मुझे वो लड़की जल्द से जल्द अपने सामने चाहिए, वरना मैं भी तुम सब लोगों ऐसे ही आग लगा दूंगा। अगले दिन हॉस्पिटल में तापसी अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथों पर पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसके गर्दन पर भी छोटी छोटी बैंडेज लगी थी। तापसी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे ऊपर व्हाइट कलर की छत नजर आती है। ये देखकर तापसी अपने नजरें सामने करती है तो उसे को अपने सामने दादी और सिम्मी बैठे हुए और किंजल माही उनके पीछे खड़े थे। तापसी को होश में आता हुआ देखकर दादी कहती है, तापसी पुत्र कैसी है तू? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। तू मुझे बता, कहीं दर्द हो रहा है क्या तुझे? तापसी दादी को खुद के लिए इतना परेशान होता हुआ देखकर धीरे से ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। तभी किंजल तापसी के पास आकर कहती है, तुम्हें पता है ताशी, आज पूरे न्यूज़पेपर में तुम्हारे ही नाम के चर्चे हैं। ये सुनकर तापसी कंफ्यूजन में माही की तरफ देखती है, तो माही मुस्कुराकर तापसी के पास आकर अपना फोन खोलकर तापसी की तरफ कर देती है। तापसी देखती है कि ये हेडलाइन थी कि एक बहादुर लड़की ने कई लड़कियों को उनकी दर्द भरी जिंदगी से आजाद किया, जिसकी वजह से आज वो लड़कियां खुलकर सांस ले पा रही है।
तापसी ये पढ़कर माही की तरफ देखकर कहती है, बच्चियां कहाँ है? माही, उन सब को एक एनजीओ में भेज दिया है, सबको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इतना मेंटल और फिजिकल हरेसमेंट जो सहा है उन सब ने। वो लोग उनका अच्छे से ख्याल रखकर उन्हें कन्या केंद्र भेज देंगे, जहां वो बच्चियां अपने मन के हिसाब से वो सब काम कर सकती हैं जो वो सीखना और करना चाहती हैं। तापसी ये सब सुनकर एक चैन की सांस लेती है। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, शाबाश पुत्र शाबाश, अगर हर लड़की तेरी ही तरह बहादुर हो जाए ना, तो जो लोग उनका इस तरह गंदे कामों में इस्तेमाल करते हैं, उन सब की तो 2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। कुछ देर तापसी के साथ बैठकर दादी और सिम्मी वहां से चले जाते हैं। किंजल भी उनके साथ घर चली जाती है। माही तापसी के साथ रुक जाती है। वो उसे दादी का घर से लाया हुआ दलिया खिला रही थी। तापसी खाते खाते हुए कुछ सोचकर उस पूरे रूम में अपनी नजर घुमाकर देखती है। वो पूरा रूम एक वीवीआईपी रूम था। वो देखने से कहीं से भी किसी हॉस्पिटल का रूम नहीं लग रहा था। तापसी समझ गई थी कि ये सब उसके लिए किसने किया है। तापसी ये देखकर माही से कहती है, वो कहाँ है? माही अच्छे से समझ रही थी कि तापसी किसके बारे में पूछ रही है। वो मुस्कुरा करके कहती है, सर कल शाम से यहीं पर थे। जब दादी और बुआ आए तो वो ऑफिस चले गए। दूसरी तरफ तने अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने इस वक्त 2 लैपटॉप रखे हुए थे। एक में वो अपना काम कर रहा था, दूसरे में तापसी के रूम में जो कैमरा लगा था। वो अपने लैपटॉप में तापसी के रूम में जो कुछ हो रहा था वो सब बीच बीच में देख रहा था और साथ ही सुन भी रहा था। जैसे ही तापसी माही से कहती है कि वो कहाँ है, तने की उंगलियां जो उसके कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी पूरी स्पीड से काम कर रही थी, अचानक से वो रुक जाती है और वो गर्दन घुमाकर अपने दूसरे लैपटॉप पर देखता है। तने की नजर तापसी की नजरों को देखती है। तापसी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, मानो किसी के आने का इंतजार हो उसे। तभी तने के केबिन का डोर नॉक होता है और अंकित अंदर आता है। अंकित तने की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है, तने ये विद्युत तो बहुत कमीना इंसान है। इसके आदमी कल रात से तापसी को पागल कुत्तों की तरह हर जगह ढूंढ रहे हैं। ये अपने सारे इलीगल काम अपनी लीगल कंपनी के पीछे छुप कर करता है। इस कंपनी इसे कुछ खास फायदा तो होता नहीं है, लेकिन अपने इलीगल कामों से ये बहुत नोट छाप रहा है। तने चुपचाप अंकित की सारी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ शाम को माही को एक कॉल आता है। वो फोन पर बात करने के लिए रूम से बाहर चली जाती है, क्योंकि इस वक्त रूम में तापसी सोई हुई थी। माही के जाते ही एक वार्ड बॉय रूम के अंदर आ रहा था। तभी बाहर खड़े गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। उस वार्ड बॉय ने अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ था। वो गार्ड के रोकने पर कहता है, अंदर पेशेंट की ड्रिप चेंज करनी है। ये सुनकर वो गार्ड उसकी अच्छे से चेकिंग करता है। तभी वहीं पर खड़े दूसरे गार्ड को एक मैसेज आता है और वो उस मैसेज को देखकर उस वार्ड बॉय के पास जाकर कहता है, अपना काम कर, जल्दी बाहर आओ। उस गार्ड की बात सुनकर वो वार्ड बॉय हाँ में सर हिलाकर रूम के अंदर चला जाता है। अंदर तापसी सोई हुई थी। वो तापसी के पास जाकर उसकी ड्रिप चेक करता है। वो वार्ड बॉय तापसी को बीच बीच में देख रहा था। तापसी को रूम में किसी के होने का एहसास होता है, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। सामने किसी अनजान को देखकर वो एकदम से घबरा जाती है। वो अपने बेड से पीछे को सरकते हुए कहती है, कौन हो तुम? तापसी को घबराता देखकर वो वार्ड बॉय कहता है, मैडम संभल कर, मैं तो बस आपकी ड्रिप चेंज करने आया था। इस आवाज को सुनकर तापसी हैरानी से उस वार्ड बॉय की आंखों की तरफ देखती है। तापसी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। तापसी जैसे ही कुछ बोलने को होती है, तभी वो वार्ड बॉय ऊपर की तरफ देखता है। तापसी उसकी नजरों का पीछा कर उसी तरफ देखती है तो वहां पर उसे एक कैमरा नजर आता है। वो वार्ड बॉय इधर उधर देखते हुए कहता है, मैम यहाँ पर कॉटनस नहीं है, मैं कॉटन लेकर आता हूँ। ये बोल वो वार्ड बॉय उस कैमरे के नीचे लगी एक छोटी सी अलमीरा के पास चला जाता है। वहां पर वो उस कैमरे में नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वहां पर अपना मास्क निकाल देता है। तापसी की आंखें उसे देखकर भर जाती है और वो अपने होठों को आपस में दबाते हुए अपना सर नीचे झुका लेती है।
उसके आंखों सर आंसू झझर बहने लगते हैं। उस वार्ड बॉय की आंखें भी तापसी को देखकर नम हो जाती है। फिर वो जल्दी से अपना मास्क वापस से लगाकर तापसी के पास जाता है। वो तापसी की ड्रिप बदलकर उसके हाथ में सिरिंज लगाने के बहाने उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और कैमरे की तरफ अपनी पीठ करके वो तापसी से कहता है, ताशु बच्चा कैसी है तू? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर तापसी को और ज्यादा रोना आ जाता है। वो रोते अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिलाती है। तभी माही रूम में वापस आ जाती है। किसी के आने की आहट सुनकर वो वार्ड बॉय कहता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा दर्द होगा, आप प्लीज रोइए मत। माही तापसी के पास आकर कहती है, तापसी क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? तापसी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हम्मम बहुत ज्यादा दुख रहा है अंदर से। वो वार्ड बॉय तापसी से थोड़ा दूर हटकर कहता है, सॉरी मैम, पर आपको बड़े दर्द से बचाने के लिए ही मैंने आपको ये छोटा दर्द दिया है। माही ये सुनकर गुस्से से कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी तापसी कहती है, माही प्लीज, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें जाने दो। ये बोलते हुए तापसी के आंखों से कई आंसू नीचे गिर जाते हैं। चैप्टर 43। साहिल किंजल को ठीक से खड़े करते हुए कहता है, ये सपना नहीं है यार किंजल, बल्कि सच है। किंजल ये सुनकर कहती है, अरे रोको रोको, कोई उस पगली को और जाकर उससे बताओ कि मेरा भाई सिर्फ देखने के लिए ही सुपर हॉट हैंडसम है, बाकी तो वो अंदर से पूरा बीस्ट है, बीस्ट। माही ये सुनकर किंजल से कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? किंजल, अरे मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना। माही, मैं नहीं चाहती कि जो स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट की मैंने अपने बचपन में सिर्फ सुनी है वो अब इस जवानी में अपने सामने होते हुए देखो। साहिल किंजल की बात पर हंसते हुए कहता है, बचपन में सुनी थी? अरे तुम्हारा बचपन अभी पूरी तरह से खत्म ही कहा हुआ है जो तुम जवानी की बात कर रही हो। किंजल साहिल की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, पहले तुम अपनी आंखों का जाकर टेस्ट करवाओ अंकल, जिससे तुम्हें चीजें तुम्हें साफ साफ नजर आए। साहिल जो अब तक मुस्कुरा रहा था वो किंजल के मुंह से खुद के लिए अंकल सुनकर एकदम से हंसना बंद कर देता है और चीरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? किंजल मुस्कुराते हुए अपने बालों को झटकते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, लगता है तुम्हें अपने आंखों के साथ साथ अपने कानों का भी टेस्ट करवाने की भी जरूरत है। साहिल ये सुनकर अक्षत से कहता है, अक्षत तुम अपनी इस मुनहफट बहन मुंह बंद करवाओ, वरना मैं इसके साथ क्या घर जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। दूसरी तरफ तने अपने रूम में खड़ा विंडो से बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक सिगरेट जल रही थी। तभी तापसी उसके दरवाजे को नोककर उसके रूम में आती है। उसके हाथ में एक खाने की ट्रे थी। वो उस ट्रे को वही टेबल पर रखते हुए कहती है, आपका डिनर ले आए हूँ। ये बोलकर वो तने की तरफ देखती है तो थोड़ा चीरते हुए कहती है, ये क्या है, आप दिल से पहले स्मोक कर रहे हैं? ये बोल वो तने की तरफ बढ़ जाती है और उसके हाथ से वो सिगरेट लेकर नीचे फेंक देती है। तने तापसी को ये सब करते हुए बहुत ध्यान से देख रहा था। तापसी तने की तरफ देखकर उससे कहती है, साहिल जी बता रहे थे कि आपने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो चलिए चलकर खाना खा लीजिए। ये बोल तापसी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ती है, तभी तने तापसी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे तापसी सीधा तने के सीने से जाकर लग जाती है। तने के इस तरह अचानक खींचने से तापसी हैरानी से तने की तरफ देखती है। तने तापसी की कमर पर अपने दोनों हाथ को रखते हुए उसे अपने और करीब खींचकर कहता है, मेरी इतनी फिक्र क्यों? तापसी तने की बात सुनकर कहती है, थोड़ा हिचकिचते हुए कहती है, वो मैं मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही थी, वो तो दादी ने कहा था तो मैं इसलिए। ये बोलकर तापसी चुप हो जाती है, क्योंकि तने की नजरों की तपिश उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तने तापसी को इस तरह से चुप होता देखकर उससे कहता है, 1 घंटे बाद तैयार रहना, हमें कहीं जाना है। ये बोलकर वो तापसी को छोड़ देता है और खुद वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तापसी उसके छोड़ते ही हैरानी से तने को जाता हुआ देखकर खुद से कहती है, 1 घंटे बाद? अरे 1 घंटे बाद तो आधी रात हो जाएगी, और आधी रात को तो सिर्फ भूत ही बाहर घूमते हैं,
फिर वो कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, पर ये भी कौन सा किसी भूत से कम है। तने वॉशरूम के अंदर शॉवर ले रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर अपने ही मन में कहता है, सुकून बनने लगी हो तुम मेरा। वो सुकून जिसे मैं ना जाने कब से महसूस करना चाहता था। अब तुम्हें मेरे लिए हमेशा मेरे आस पास ही रहना होगा। 1 घंटे बाद तने नीचे हॉल के मेन डोर के पास टेक लेकर खड़ा था। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। वो अपनी घड़ी पर देखते हुए सामने की तरफ देखता है। तभी तापसी भी नीचे आ जाती है। उसने इस वक्त एक व्हाइट टी शर्ट और नीचे से एक ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वो नीचे आकर एक बार पूरे घर में नजर घुमाती है और कहती है, चलिए कहाँ चलना है। तने उसकी तरफ देखकर बिना कुछ कहे सीधे बाहर चला जाता है। तापसी उसे इस तरह से जाता देखकर कहती है, अरे बड़े अजीब आदमी है। जब मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है और अपना ये मुंह ही नहीं खोलना था, तो मुझे साथ लेकर जा ही क्यों रहे हैं। पता नहीं क्या चलता रहता है इनके दिमाग में। ये बोलकर तापसी तने के पीछे पीछे चल देती है। तने तापसी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है, तो तापसी मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोलते हुए अंदर बैठ जाती है। तने उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर कुछ पल वैसे ही उसे देखकर फिर दरवाजा बंद कर देता है। तने दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है। तने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, उसके सारे गार्ड्स भी पीछे गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। तने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ गाड़ी की विंडो से बाहर निकालकर उन्हें कुछ इशारा करता है, जिसका मतलब था कि उसके पीछे किसी को भी नहीं आना है। तने के इशारे को समझकर गार्ड्स गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते और तने की गाड़ी घर से बाहर निकल जाती है। तापसी आराम से बैठकर उस शहर की जगमगाहट को देख रही थी। कुछ टाइम से तो वो बाहर की दुनिया कैसी होती है ये भूल ही गई थी। पर अभी 2 बार वो तने की वजह से उसके साथ उस घर से बाहर निकली थी, वो भी बिना किसी डर के। तने तापसी के चेहरे की उस खुशी को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। तापसी पलट कर तने की तरफ देखती है तो तने का सारा ध्यान गाड़ी ड्राइव करने पर था। ये देखकर तापसी मुंह बनाकर वापस से विंडो की तरफ ही देखने लगती है। उसे लगा था कि तने तो उस पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, पर उसे क्या पता था कि तने का तो सारा उसी पर ही है। तने ने ये नोटिस किया था कि ताओसित घर से बाहर कहीं नहीं जाती है। जब वो उस दिन घर से बाहर निकली थी तो उसका छोटा सा ही सही कर एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए तने तपासी को अपने साथ बाहर लेकर आया था, क्योंकि कल वो पूरे 1 हफ्ते के लिए देश से बाहर जा रहा था। और एक रीजन ये भी था कि तने तापसी के साथ थोड़ा टाइम अकेले में भी बिताना चाहता था। कुछ देर बाद वो लोग एक चट्टान पर पहुंचते हैं। तने गाड़ी रोककर खुद गाड़ी से बाहर आकर तापसी के लिए दरवाजा खोलता है। तापसी बाहर आकर इधर उधर देखती है, तो वो एक सुनसान जगह थी। तने तापसी के सामने आकर उसे कमर से पकड़कर गाड़ी के बोनट के ऊपर बिठा देता है। तने के ये सब करने से तापसी थोड़ा हड़बड़ा जाती है, पर तने उसे बैठाकर उसके बगल में ही खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। सामने समुद्र की आवाज के साथ पूरे शहर की लाइट भी पानी में जगमगा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे जुगनू चमक रहे हो। तापसी इस नज़ारे को देख रही थी और तने तापसी को। चैप्टर 44। तभी तापसी कहती है, माही प्लीज, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें जाने दो। ये बोलते हुए तापसी के आंखों से कई आंसू नीचे गिर जाते हैं। माही तापसी की बात सुनकर उस वार्ड बॉय को देखती है और कहती है, जाओ तुम यहां से बाहर। फिर वो जल्दी से तापसी के पास आकर कहती है, तापसी क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तापसी ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, अब मैं पहले से कई ज्यादा ठीक हूँ। दरवाजे से बाहर जाते हुए तापसी की ये बात सुनकर वो वार्ड बॉय रुक जाता है और एक बार पीछे पलटकर तापसी को देखता है। अगले ही पल वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है। तापसी कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है और अपने मन में ही कहती है, जीज को इतने महीने बाद आज मैंने देखा, और मैं ना ही उनसे कोई बात कर पाए और ना ही उन्हें हक कर पाए। जीजू वार्ड बॉय तापसी के रूम में आया था, वो मानव था। तापसी के जीजू।
तापसी एक गहरी सांस लेकर अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर उसे एहसास होता है कि मानव ने जाने से पहले उसके हाथ में ड्रिप लगाने के बहाने एक पेपर पकड़ाया था। तापसी कुछ सोचकर अपने बेड से खिसकने लगती है। माही जो सोफे पर बैठी एक बुक पढ़ रही थी, वो तापसी को खिसकते देखकर कहती है, तापसी क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तापसी, नहीं मुझे बस वॉशरूम जाना है। ये सुनकर माही कहती, अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर लेकर आती हूँ। तापसी धीरे से अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिला देती है। उसके हाथों और पैरों में हिलने से काफी दर्द हो रहा था। माही रूम से बाहर जाती है। दर्द के वजह से तापसी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पर इस वक्त उसे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ वो पेपर पढ़ना था जो मानव ने उसके हाथ पर रखा था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। तापसी जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए वापस से सर झुका लेती है। उसी लगा था कि माही आ गई है, पर तभी एक बेहद सख्त आवाज उसके कान में पड़ती है, हाउ डर यू हर्ट योरसेल्फ। इस आवाज को सुनकर तापसी सामने की तरफ देखती है तो वहां पर तनय अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले खड़ा होता है। तापसी तनय को देखकर थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि तनय इस वक्त अपनी उन तेज और डरावनी आंखों से उसे देख रहा था। वैसे भी तनय की पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी, उसे किसी को भी डराने के लिए कुछ कहने की कभी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसका ये काम बहुत आसानी से उसकी वो आंखें ही कर देती थी। तापसी घबरा कर अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है। तनय तापसी को घबराते देखकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है ताकि वो खुद को शांत कर सके। वो सिर्फ तापसी को इस वक्त कोई चोट या दर्द नहीं पहुंचाना चाहता था, वरना उसका इस बात को सोचना ही उसके दिल में एक आग पैदा करने के लिए काफी था कि तापसी खुद की जान लेने वाली थी। वो तापसी के पास आकर कहता है, सच सच बताना, अगर मैं वहां पर उस वक्त नहीं पहुंचता तो क्या तुम खुद को नुकसान पहुंचाने वाली थी? तापसी अपने होठों को आपस में दबाकर उस वक्त को याद करती है जब वो खुद की इज्जत को बचाने के लिए खुद को मारने वाली थी। ये याद करते ही उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगते हैं और वो धीरे से हाँ में सर हिला देती है। तने की ये सुनते ही आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से में तापसी की तरफ जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता ही है तभी तापसी से सिसकते हुए मां कहती है, और मैं क्या कर सकती थी उस जगह पर उन छोटी छोटी बच्चियों को, जब उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि कई बच्चियों ने तो अपना दम ही तोड़ दिया होगा। तो आप और मैं सोच भी नहीं सकते थे कि वो मेरे साथ क्या क्या करते। ये बोलकर तापसी और ज्यादा रोने लगती है। तने का जो हाथ तापसी की तरफ बढ़ा था वो उस हाथ की मुट्ठी कस लेता है। तापसी का रोना उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तापसी के सामने खड़े होकर कहता है, तुम्हें मैं कभी भी कुछ भी होने नहीं दूंगा। तापसी तने की ये बात सुनकर एकदम से अपने हाथ तने की कमर पर लपेटकर रोने लगती है और कहती है, थैंक यू। जब मुझे लगा था कि अब मेरे पास और कोई भी तरीका नहीं है खुद को बचाने का, तब आप वो इंसान थे जो मेरी मौत और उन लोगों के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए थे। तने तापसी की ये बात सुनकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, आज के बाद कभी भी किसी भी हालात में अगर तुम्हारे दिमाग में मरने का ख्याल भी आया तो मेरी एक बात याद रखना कि मैं ही तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी तुम? तापसी किसी छोटे से पप्पी की तरह अपना सर तने की तरफ ऊपर करते हुए हमें सर हिला देती है। ये देखकर तने की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर वो तापसी से कहता है, तुम्हें वॉशरूम जाना था। तापसी को याद आता है कि उसे तो वॉशरूम जाकर वो लेटर पढ़ना था। वो अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, ये सब ना आप ही की वजह से हुआ है। देखा, आपने मुझे इतना ज्यादा डराया कि मैं वॉशरूम जाना ही भूल गई। तने अपने पॉकेट से अपना हैंकी निकालकर तापसी के चेहरे को अच्छे से साफ करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये बोलकर वो तापसी को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम के अंदर ले जाता है और उसे वहां छोड़कर बाहर आ जाता है। तभी तने का फोन रिंग करता है। वो फोन पिक करके अपने कान के पास लगाता है। तभी सामने से अंकित कहता है, तुमने जो कहा था वो हो गया है। तने ये सुनकर फोन कट कर देता है। वही अंदर तापसी अपने हाथ में पकड़े उस लेटर को खोलकर पढ़ती है, जो कुछ इस तरह से था, ताशी बच्चा कैसी है तू?
और ये सब कैसे हो गया? तू जानती है, जब मुझे पता चला कि तू उसी जगह पहुंच गई है जहां से तुझे छुपाया था, कितना डर गया था मैं। ताशी, तू जिनके घर में रह रही है वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। अगर उन्हें तेरे बारे में पता चल गया, तो तू और भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। तू जानती है कि संध्या और मेरे लिए तू क्या मायने रखती है। अगर तुझे कुछ हो गया, तो हम दोनों भी जीते जी मर जाएंगे। खैर, तुझे एक गुड न्यूज देनी है, तो मासी माँ बनने वाली है। संध्या प्रेग्नेंट है। ये पढ़ने के बाद तापसी की आंखों से आंसू और होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये जानने के बाद कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है, तापसी का मन इस वक्त नाचने का उछलने का कर रहा था। लास्ट में मानव ने बस एक लाइन लिखी थी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और हम सब पहले की तरह एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे। बस कुछ वक्त तक इंतजार कर ले बच्चे। तापसी उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे फाड़कर वही टॉयलेट में फेंक देती है और फ्लश कर देती है। तने तापसी को कुछ देर में बाहर लेकर आता है। तापसी के फेस पर इस वक्त प्यारी सी स्माइल थी। तने उसे लाकर आराम से बेड पर रखता है तो तापसी मुस्कुराते हुए अपनी ही सोच में घूम तने से कहती है, क्या आपको बच्चे पसंद है? तने जो तापसी को ब्लैंकेट उड़ा रहा था, ये सुनकर अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। तभी तापसी को एहसास होता है कि उसने अपनी बेवकूफी में तने से ये क्या पूछ लिया। जैसे ही वो कुछ कहती तभी तने कहता है, नहीं। ये सुनकर तापसी अपनी आंखें बड़ी कर तने को देखती है। उसे इस बात की भी हैरानी होती है कि तने ने उसकी बात का इतनी जल्दी जवाब दे दिया। फिर तने तापसी के चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, पर अगर वो बच्चे मुझे तुमसे होंगे तो मैं एक बार के लिए सोच सकता हूँ। ये सुनकर तापसी का दिल इतना तेज धड़कता है कि उसे लगा कि उसका दिल उसके सीने से बाहर आकर नीचे ही गिर जाएगा। ये कहकर तने हल्के से तापसी के होठों पर किस करता है और फिर वहां ऐस मुड़कर सोफे के पास जाते हुए वो कहता है, आई थिंक अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। तापसी, जो अब तक अपनी आंखें बड़ी कर अब तक किसी सदमे में थी, वो तने की आवाज सुनकर वापस अपने होश में आती है और जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर उसके अंदर घुस जाती है। चैप्टर 45। तापसी तने की बात सुनकर इतना शर्मा जाती है कि खुद को ब्लैंकेट के अंदर ही घुसा देती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तने ने ऐसा कहा। यही सब सोचते सोचते तापसी को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब तापसी की आंख खुलती है, तो उसे अपने सामने किंजल और माही बैठे बातें करते हुए नजर आते हैं। तापसी अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखती है, पर तने उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तापसी अपने मन में ही सोचती है, क्या वो सब उसे एक ख्वाब था, या तने हकीकत में तने उसके सामने था। तापसी को जगता देखकर किंजल कहती है, अरे ताशी, तुम उठ गई। अच्छा हुआ कि उठ गई। मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट्स छीले हैं। ये लो, खा लो। ये बोलते हुए किंजल तापसी के पास आ जाती है। तापसी अभी भी तने का वहां होना सच था या एक सपना, यही सोच रही थी। तभी माही रिमोट लेकर उस रूम में लगा एक बड़ा सा एलईडी ऑन कर देती है। किंजल तापसी के सामने एक प्लेट बढ़ाती है, जिसमें एप्पल कटे हुए थे। तापसी उस प्लेट में से एक पीस एप्पल का उठा लेती है। वो जैसे ही एक वाइट खाने के लिए अपने मुंह में डालती है तभी उसके कानों में टीवी पर चल रही है एक न्यूज पढ़ती है, जिसे सुनकर उसके हाथ अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। टीवी पर आज की सबसे बड़ी न्यूज जो सामने आ रही है वो ये है कि पूना के जाने माने बिजनेसमैन विद्युत, जिनकी कई कंपनीज है और उन्हें काफी इज्जतदार बिजनेसमैन माना जाता है, उनके बारे में ये खबर मिली है कि वह अपने इस लीगल बिजनेस के पीछे कई इलीगल काम किया करते थे। बताया जा रहा है कल रात जो मुंबई में उस पुराने गोदाम में आग लगी थी, वहां से जो लड़कियां मिली है वो सब विद्युत ही से बेचने वाला था। अभी उनकी एक कंपनी को सील कर दिया गया है। ये कंपनी एक फोमा कंपनी है जिसमें दवाइयां बनाई जाती है। पता चला है कि इस कंपनी में दवाइयों के नाम पर ड्रग्स बेचे जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन अभी जारी है। तापसी इस न्यूज को सुनकर हैरान रह जाते हैं। उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसका और उन सभी मासूम लड़कियों का बदला खुद भगवान विद्युत से ले रहा था। दूसरी तरफ तनबी के ऑफिस के बाहर साहिल और अंकित भी यह न्यूज सुन रहे थे।
साहिल ये सब सुनकर कहता है, मुझे समझ नहीं आता, नहीं जब तने एक झटके में उस विद्युत को किसी चींटी की तरह मसल सकता है तो फिर वो यूं धीरे धीरे करके ये सब क्यों कर रहा है। अंकित साहिल से कहता है, तुमने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? शेर हमेशा से जानता है कि वो अपने उस कमजोर शिकार को एकदम से दबोचकर एक ही बार में खत्म कर सकता है, पर वो ऐसा करता नहीं है। वो पहले उसे भागने का मौका देता है और फिर उसके साथ खेलता है। तब जाकर जब उसका मन भर जाता है तो वो उसका शिकार करता है। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हो रहा है। विद्युत जिसे अपनी पावर पर बहुत घमंड है, तने सबसे पहले उससे धीरे धीरे उसकी वही पावर छीन रहा है। ये सुनकर साहिल कहता है, पर तने तो इन बेकार से लोगों पर कभी भी अपना इतना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करता। फिर वो अचानक से कुछ सोते हुए कहता है, कहीं ये सब करने की वजह तापसी तो नहीं है ना? अंकित धीरे से मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता है। ये देखकर साहिल हैरान होकर कहता है, तने ये सब तापसी के लिए कर रहा है? वही मानव भी अपने घर पर बैठा ये न्यूज़ सुन रहा था। वो भी इस न्यूज़ से काफी हैरान था। क्यों वो भी पिछले 2 महीनों से विद्युत के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर तापसी को वापस घर ला सके। पर मानव के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पर आज अचानक से ये सब किसने कर दिया? मानव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे तरुण का कॉल आता है। मानव तरुण का कॉल पिक करके कहता है, हाँ। तभी सामने से तरुण कहता है, मानव ये सब तूने किया है क्या? मानव, नहीं, मैं करना तो चाहता था पर ये सब मैंने किया नहीं है। तरुण, तो फिर ऐसा कौन है जो काम हम दोनों पिछले 2 महीनों में मिलकर नहीं कर पाए वो उसने पिछली एक रात में ही कर दिया। मानव ये सुनकर तरुण से कहता है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कह मानव कॉल कट कर देता है।